हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, तैयारी अच्छी चल रही है। आज के इस सेशन में हम कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे गए। उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन जरूरी है, आप अपडेटेड रहें जिससे नई चीज़ों को लेके। हालांकि अगर आपने मुझसे पढ़ा हुआ है तो डिटेल में मैंने ये सारी चीज़ें अपनी क्लासेस में पहले भी करा रखी हैं, तो ऐसा कुछ मेजर नहीं लगेगा। बट कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ क्रैश कोर्सेज करते हैं या कुछ स्पेसिफिक वीडियोज़ देखते हैं, तो उन्हें ये आइडिया रहे कि क्या किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। इसलिए ये सारे क्वेश्चंस भी मैं कर रहा हूँ। गिने चुने क्वेश्चन सिलेक्टेड होते हैं और वो भी आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत मुश्किल तो कहीं भी नहीं पूछी जा रही है एसएससी में। स्पेशली मैथ्स के अंदर मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो झूठी चीज़ें नहीं कह सकता कि भाई ये पैटर्न हो गया, ये मुश्किल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कैसे करनी है उसके लिए अलग से कैलकुलेशन की वीडियो भी डाली हुई है मैंने। बाकी जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि सोचना किस तरीके से एग्जामिनेशन में, क्योंकि एग्जामिनेशन में और करने में और एग्जाम से बाहर करने में फर्क होता है। लेकिन अगर आप पैटर्न्स को समझेंगे, आप मेथड्स को समझेंगे कि कैसे कैलकुलेशन को कम किया जा सकता है, तो शायद आप एग्जामिनेशन में थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर पाए। ठीक है, सो करेंगे सारी की सारी चीजें। बाकी आप अगर एसएससी सीजीएल 2026 को टारगेट कर रहे हैं और आपने एक बार चीजें पहले से पढ़ रखी हैं या आरआरबी एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हैं, बेसिक चीजें आपने पढ़ रखी है, तो टारगेट ग्रुप ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है। ये 3 जन से नहीं, जो लास्ट टारगेट ग्रुप स्टार्ट हुआ था एसएससी सीजीएल एंड आरआरबी एनटीपीसी के लिए, वो हमारा 27 जन से स्टार्ट हुआ है। आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सारे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी और साथ के साथ डेली बेसिस पे आपको टारगेट्स भी मिल जाएंगे जो प्रिपरेशन में आपकी काफी हेल्प कर देंगे। ठीक है, और बाकी तो आपको सारी चीजें पता है। सीजीएल 2026 की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है। इसमें अब तक लगभग हम 10 टेस्ट अपलोड कर चुके हैं। टोटल 50 टेस्ट का हमारा टारगेट है, जो कि आपका मार्च एंड तक हम कोशिश करेंगे सारे के सारे अवेलेबल कराएं। ये टीयर 1 की और सीजीएल टीयर 1 की, और ऐसे आरआरबी एनटीपीसी में 20 मॉक्स प्रोवाइड कराएंगे, उसकी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आप कंप्लीट मैथ्स अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो आरबी ऐप पे आपको द्रोणाचार्य बैच मिल जाएगा, मैथ्स 3.0 बैच के नाम से, या फिर द्रोणाचार्य 3.0 बैच के नाम से। आप उससे कंप्लीट मैथ्स प्रिपरेशन कर सकते हैं और उस सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए ऑफिसर बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम लगातार बिना किसी प्रमोशन के, बिना किसी चीज के सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहला सवाल मेरे पास ये है कि भाई ये वाला पार्ट सोल्व करके अगर ए आता है तो आप ये बताओ कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे पॉइंट में वैल्यूज दे रखी है, यहाँ पे भी कुछ है, 49 के आगे तो कुछ नहीं है, तो 49 एडिटीज है, 0.707 है ना। आप कहेंगे सर ये अगर मेरा ए के बराबर है तो ये मैंने पॉइंट को अगर हटा दिया तो नीचे आएगा 1000, और यही 1000 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास ए इंटू में 1000। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है 7.07 और 0.49। अब देखो, अगर पॉइंट ही लगाना है, यहाँ पे 2 वैल्यू से पहले पॉइंट लगा देता हूं और यहाँ पे भी लास्ट से 2 वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगा देता हूं, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अगर आप इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 पॉइंट के बाद 2 वैल्यू थी, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 वैल्यू, सेम ही रिजल्ट बनेगा, तो कुछ खास फर्क पड़ना नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ भाई ये वाला रिजल्ट मेरा किसके बराबर है? ये ए इंटू 1000 के बराबर ही है। क्वेश्चन खत्म हो गया। कुछ था इस सवाल में? नहीं। बस एग्जाम में बस पैनिक नहीं करना है। इस सवाल को देखिए पॉइंट कैसे हटाएं कैसे नहीं हटाएं। मैंने बेसिक से कहा कि भाई जब भी पॉइंट वाला सवाल मिले, सब जगह से पॉइंट्स को क्या कर दो, अपना एलिमिनेट कर दो, टेंशन खत्म। ठीक है, फिर आपको वो किसी कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा। अब फिर जो चाहिए वो बनाने की कोशिश करो, पॉइंट लगा के आप अपना आंसर निकाल पाएंगे। अगला सवाल इस टाइप के बहुत बार पूछे जा चुके हैं एसएससी एग्जाम्स में, आपको डायरेक्ट ट्रिक भी पता होगी। हमारे पास जब रूट में ऐसा कुछ दे रखा होता है कि भाई ये क्या है, मेरे पास से के है, फिर रूट में प्लस का साइन करके के, फिर प्लस में रूट में के, कुछ इस तरीके से चीजें चल रही होती हैं, तो हमारा जो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, वो कहती है सर इस वाले पार्ट को आप क्या करो, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में अगर ये स्प्लिट हो सकता है तो कर लो। मतलब ये अगर n है तो इनटू में n+1 के अगर ये फॉर्म में ब्रेक हो जाता है तो आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो भाई n+1 वाला मेरा आंसर हो जाता है, अगर माइनस का साइन हो तो ये n वाला आंसर हो जाता है। पढ़ी हुई है ये चीजें, ट्रिक्स आपने सारी पढ़ी हुई है, तो उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर मैं जब देखूं 156 को, तो क्या आपको पता है ये 12 इंटू 13 होता है, 2 कॉन्जुगेटिव नंबर मिल गए, एक n n+1, तो यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 13। क्वेश्चन हो गया खत्म, और कुछ भी नहीं करना है इस सवाल में। क्लियर है? चलें आगे। जैसे एक सवाल ये आया था, रूट में मेरे पास क्या था 30, फिर माइनस, फिर रूट में 30, फिर माइनस रूट में 30, और इन्फिनेटली चलता जा रहा था। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था। तो मैंने कहा इसे 2 कॉन्जुगेटिव नंबर के मल्टीपल में स्प्लिट करना है। 30 क्या होता है मेरे पास 5 इंटू 6 होता है,
अगर यहाँ पे प्लस होता तो 6 आंसर होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो ये 5 आंसर है। क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है इसलिए मैं डिटेल में इसके डेरिवेशन पे, प्रूफ पे नहीं जा रहा। इसमें और भी मल्टीपल केसेस बनते हैं जो हम डिटेल सर्ट्स एंड इंडाइसेस की क्लासेस में करते हैं। 3.0 बैच में भी 2 या 3 दिन के अंदर वो क्लास अपलोड होगी। अगर हो पाया तो मैं यूट्यूब पे भी कोशिश करूंगा उस पूरे चैप्टर को आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करने की। उसमें सारी डेरिवेशन सब कुछ होगा इन सब चीजों को लेके। अच्छा, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भाई स्मॉलेस्ट नंबर बता दो जिसे अगर हम 3 से इंक्रीज कर दें तो वो डिविजिबल हो जाए इन सब से। अच्छा, आप ये बताओ कि भाई इन सबसे डिविजिबल होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। आप कहेंगे सर उसे ही तो हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। और हमें बताना है कि भाई वो वैल्यू जिसमें 3 जोड़ के इन सबसे कट जाएगा तो वो वाली वैल्यू कौन सी होगी। आप कहेंगे सर एलसीएम, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल उसमें 3 घटा दो। इसे में अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो मेरे पास एलसीएम बन जाएगा और इन सबसे डिविजिबल हो जाएगा। तो मेरे को ये वाला रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो एक तो बेसिक तरीका हो गया कि आप इन सब का भाई एलसीएम निकालेंगे और उसमें 3 को घटा देंगे और आपको क्या मिल जाएगा, अपना आंसर मिल जाएगा। अच्छा, ये काम भी करना है तो बहुत आसान है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन की यूनिट डिजिट भी क्या है, अलग अलग है। तो आप इजीली ये काम कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका हो गया बेसिक से। दूसरा तरीका आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। भाई सेकंड मेथड मेरा क्या हो सकता है कि भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाए। इसमें मेरे पास कोई भी इवन नंबर नहीं है। क्या कोई भी इवन नंबर आपको यहां पे दिख रहा है? नहीं है। यहां पे 5 का मल्टीपल दिख रहा है। तो जो भी मेरा आंसर होगा, क्या उसके यूनिट डिजिट 5 इंटू में किसी भी ओड नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा। जब एलसीएम निकालेंगे तो 5 का मल्टीपल तो आना ही आना है। 5 इंटू में कुछ भी करूंगा तो भाई 5 में किसी भी ओड नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या यूनिट डिजिट मेरे को 5 मिलेगी, है ना। और उसमें मेरे को 3 घटाना है तो 5 में से 3 घटाऊंगा तो क्या ये वाली वैल्यू 2 मिलेगी। तो मेरा आंसर जो भी हो सकता है उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, क्या ये 2 होगी। जल्दी बताइए। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, क्या ऑप्शन नंबर ए ही हो सकता है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें सोची जा सकती हैं। अच्छा, ये 2 क्या मैं 22 भी बता सकता था। मैं क्या कहता भाई, इसमें मेरा आंसर जो है 25 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि 25 तो दिख ही रहा है। तो जो भी आंसर होगा वो 25 इंटू समथिंग होगा, है ना। और यहाँ पे भी ओड वैल्यू है। 25 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि भाई लास्ट की 3 डिजिट मेरी क्या हो सकती है, या तो 25 होगी, या फिर 50 होगी, या फिर 75, या फिर 00, यही हो सकती है। अगर आप देखेंगे इसमें भी, क्योंकि ओड नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये केस कट गया, ये केस कट गया। तो मेरे पास जो भी आंसर होगा उसकी मतलब जो एलसीएम निकालेंगे उसकी लास्ट 2 डिजिट या तो 25 या फिर 75 होगी। और इसमें से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो भाई इसमें से भी 3 घटा दो, या तो लास्ट 2 डिजिट 22 होंगी या फिर लास्ट 2 डिजिट मेरी क्या होंगी, 72 होंगी। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। 22 दिख रहा था। अगर यहाँ पे ऑप्शन में एक और ऑप्शन होता मेरा 4732, अपने अभी लास्ट डिजिट से देखा था 5 के केस में 25 का निकाल लेता तो मैं कहता भाई 32 नहीं हो सकता, 22 ही आंसर होगा। क्या ये चीज समझ आई? और क्या देख सकते हैं भाई, इस तरह के क्वेश्चन में ना बहुत सारी चीज होती है, कभी भी बेसिक से पूरा निकालने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। बस अपना माइंड खुला रखिए और आपका काम हो जाएगा। आप कहेंगे सर मेरा नंबर 25 का मल्टीपल था, ये देख लिया। अब यहाँ पे और नंबर पे आ जाओ। 27 आपको दिख रहा है? 27 क्या है, 9 से डिविजिबल है ना। तो मैं कहूंगा भाई जो भी इसका एलसीएम होगा, एलसीएम भी 9 से डिविजिबल होगा। एलसीएम 9 से डिविजिबल होगा ना। 9 से डिविजिबल होगा तो उसका डिजिटल सम क्या होगा। आप कहेंगे सर 9 से कोई भी नंबर डिविजिबल होता है तो उसका डिजिटल सम हम पढ़ते हैं सर, वो वाली वैल्यू होगी 9, है ना। मतलब 9 से डिजिटल सम 9 से डिविजिबल होगा, या फिर ओवरऑल फाइनल जब आउटपुट निकालेंगे तो डिजिटल सम मेरा 9 ही बन जाएगा। अब इसमें 3 घटा देंगे तो भाई 9 में 3 घटाओगे तो डिजिटल सम क्या रह गया, 6 रह गया। डिजिटल सम 6 चेक कर लो कौन से ऑप्शन का है। अगर डिजिटल सम वाला कंसेप्ट आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ रखा है तो आप यही करेंगे। या फिर कहने का मतलब यह है कि 9 से डिवाइड करूं तो जो एक्चुअल नंबर है मेरा, जो एलसीएम है वो तो 9 से कट जाएगा। अब इसमें 3 कम कर दिया तो 9 से डिवाइड करने पे -3 रिमाइंडर मिलेगा। -3 का मतलब 9 - 3 मेरा 6 रिमाइंडर मिलेगा 9 से डिवाइड करके। ये डिजिटल सम का कंसेप्ट भी होता है। तो अगर मैं काम करूं 9 से डिवाइड करूं तो सम ऑफ डिजिट करते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए। तो यहाँ पे 4 7 11 और 4 15, 5 और 1 6। 9 से डिवाइड करूंगा 6 रिमाइंडर चाहिए, 6 आ गया, ये आंसर हो गया। बाकी चेक कर लो यहाँ पे। आप कहेंगे सर 11 2 13 5 16,
6 और 1 कितना हो गया 7, ये नहीं हो सकता। 11 21 ये कितना हो गया 2 और 1 3 हो गया, नहीं हो सकता। ये 11 और 10 21 हो गया, ये भी, ये हो गया 3, ये भी नहीं हो सकता। तो ये कोई भी मेरा आंसर इस सवाल का नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है, या तो डिजिटल सम से कर लिया या फिर 5 के मल्टीपल से या 25 के, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सर इसका बेसिक से भी एक बार बता ही दो कि बस सर बेसिक से कैसे करेंगे, तो एलसीएम निकालना तो अब सिखाना पड़े तो क्या मजा पढ़ाने में। बिगिनर बच्चे को सिखाएं तो अच्छा है, प्रैक्टिस सेक्शन में मजा नहीं आता ये चीज सिखाने में। चलो कोई नहीं, एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई, आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 की पावर 3 है, ये मेरे पास 35 है, तो 7 इंटू 5 है, तो 7 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 25 है, 5 की पावर 2 तो पावर 2 कर दी। 21 है, 3 इंटू 7 7 मिल रहा है, 3 यहाँ पे मिल रहा है, बस यही तो है मेरा एलसीएम। क्लियर? सोल्व करके इसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको मेरे हिसाब से, अगर क्वेश्चन बिल्कुल सही बनाया है, एग्जामिनर ने कोई गलती नहीं करी है, तो ये वाली वैल्यू 4725 आ जानी चाहिए। और मेरा आंसर क्या होगा, इसमें हमें क्या करना है, एलसीएम -3, तो यहाँ पे भी -3 और -3 करेंगे तो आपको यहाँ पे 4722 मिल जाएगा। चलूं क्या अब मैं आगे? क्लियर है इतना पार्ट? चलिए, कहता है अगर हम एचसीएफ निकालते हैं दो नंबर्स का डिवीजन मेथड से, तो जो सक्सेसिव क्वोशिएंट्स होते हैं ना, वो होते हैं 6, 3, 2 एंड 2। फाइनल डिवाइजर अगर मेरा 4 है तो हमें बताना है 2 नंबर्स क्या होंगे। ये क्वेश्चन हालांकि बहुत आसान है, एग्जामिनर ने जो पूछा है उसके हिसाब से, बट इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं कि करना क्या है। सक्सेसिव डिवीजन मेथड क्या होता है, मतलब डिवीजन मेथड से अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो वो क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने की एक बार कोशिश करता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने शायद ये कंसेप्ट ना पढ़ रखा हो। ठीक है, कुछ लोग नहीं पढ़ाते ये चीजें, तो मैं आपको यहाँ पे एक बार क्लियर कर देता हूँ। मान लो मेरे पास कोई भी नंबर है, से जस्ट अ सेकंड, चलो मान लो मेरे पास एक नंबर 54 और एक नंबर है 21। इनका मैं आपसे कहूं कि भाई एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो आप कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि भाई मैंने इसके फैक्टर्स निकाल लिए 21 के, तो आप कहेंगे सर 21 हो गया 3 इंटू में 7। अगर मैं 54 के फैक्टर्स निकालता हूं तो आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू 3 की पावर 3, 27 इंटू में 2 की पावर 1 ही है। कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आप देखेंगे 3 की पावर 1 इसमें भी है, इसमें भी है, बाकी कुछ नहीं है, तो ये आ गया 3 की पावर 1। इस चीज को करने के लिए हम और भी मेथड्स कर सकते हैं, लेकिन फैक्टर स्प्लिट करना आपको आता है तो मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा। दूसरा मेथड होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, हम छोटे वाले नंबर को लेते हैं और बड़े वाले नंबर को लेते हैं और इसे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। आपने कहा सर ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा डिवाइजर हो गया, ये मेरा डिविडेंड हो गया, और अब इसे काटना स्टार्ट करेंगे। पहले जाएगा 2 टाइम्स, तो आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू 42, यहाँ पे काटेंगे तो ये 12 आ गया, फिर 21 है, फिर मेरा 1 जा जाएगा 12, फिर आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू 9 बच गई, ये 12 है, 1 जा जाएगा मेरे पास, ये वाली वैल्यू क्या हो गई 9, और अब बचा 3 से 9 को काटूंगा तो ये 3 टाइम्स और ये आ जाएगा 9, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0 रिमाइंडर। ठीक है, तो हम कहते हैं भाई ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा लास्ट क्वोशिएंट। ये मेरा क्या हो गया, लास्ट डिवाइजर हो गया, और जो मेरे ये हो गए, ये जो टोटल क्वोशिएंट्स आए वो ये हो गए। जैसे हमारे क्वेश्चन में दे रखा था कि भाई जो सक्सेसिव क्वोशिएंट्स है वो 6, 3, 2 एंड 2 है, तो सक्सेसिव क्वोशिएंट्स क्या है मेरे पास, इस केस में 2, 1, 1 एंड 3। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस होता है। जो लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है, जो कि इस केस में आया 3, जो आपने यहाँ पे भी देखा। ये डिवीजन बाय डिवीजन, मतलब एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड हो गया हमारा। क्या इतना कंसेप्ट क्लियर है? तो आपको पता चला कि भाई फर्स्ट स्टेप क्या होगा, भाई मेरे जो 2 नंबर है जिनका एचसीएफ मेरे को निकालना है डिवीजन मेथड से, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेंगे, और ये मेरा आएगा पहला क्वोशिएंट, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी आने होंगे वो आते चले जाएंगे। इतना पार्ट क्लियर? अब इसी क्वेश्चन में मेरे को ये दे रखा है, अगर मेरे को ये चीज पता है कि भाई कैसे निकालते हैं, तो हमें क्या रखा है भाई, सक्सेसिव क्वोशिएंट जब हम निकाल रहे हैं तो पहला क्वोशिएंट है 6, मतलब पहली बार जब मैं नंबर को डिवाइड करूंगा, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करूंगा,
तो मेरे पास क्या आएगा, पहला क्वेश्चन 6 आएगा। आप यहाँ पे देखो ये 134 है, ये 8 है। 8 से अगर 134 को डिवाइड करूंगा तो मेरा क्वेश्चन क्या आएगा, आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू मेरे पास जाएगी, पहले 1 जा 8, 54 ये जाएगा मेरे पास फिर 16 टाइम्स, है ना, ये होगा 128 और उसके बाद बचेगा 6। तो जो ये रिमाइंडर आए ये मेरा नेक्स्ट डिवाइजर की तरह काम करेगा। बट फॉर द टाइम बिंग क्या मेरे को समझ में आया यार, ये वाली वैल्यू तो 16 आई, क्वोशिएंट 1 पहला, यहाँ पे हमें चाहिए था 6, तो क्या ये आंसर हो सकता है, नहीं। ऐसे 78 से अगर मैं 212 को करूंगा तो आप कहेंगे सर 78 है, यहाँ पे 212 रखोगे तो ये तो 2 टाइम्स ही चला जाएगा, है ना, 156 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ बच जाएगा आपके पास 56 अप्रोक्सीमेटली रिमाइंडर, तो यहाँ पे 2 आया, तो ये भी नहीं हो सकता। 3 से 876 को करोगे तो पहले पता 300 गुना कुछ जाएगा, 250 गुना कुछ, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। देख के समझ में आ रहा है ये चीज, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है अब। तो मेरा आंसर बचा क्या, यही होगा। आप चेक करके देख लो, अगर मैं 68 से 428 को डिवाइड करना स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू पहले कितने जाएगी, हमें क्वेश्चन दे रखा था 6, तो 6 से ही करके देखो, 6 8 जा 48, 4 कैरी फॉरवर्ड 36 और 4 40, ये बचा मेरे पास यहाँ पे 20 से अब जो रिमाइंडर बचा ये मेरा क्या करेगा, डिवाइजर की तरह काम करेगा, और जो एक क्वोशिएंट ये मेरा डिवाइजर था ये बन जाएगा मेरा नेक्स्ट डिविडेंड। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारी कहाँ आएगी, ये वाली वैल्यू शिफ्ट होके आ जाएगी यहाँ पे, और ये आ गया 68। 68 से करेंगे तो मेरे पास 3 जा और आप कहेंगे सर ये आ गया 60 बचा 8। अब क्या होगा, अब ये 20 इधर आ जाएगा, 2 जा 16 ये बचा 4 और यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये घूम के इधर आ जाएगा 8 2 टाइम्स और 8 और ये वाली वैल्यू आ गई 0। क्या 6 3 2 एंड 2 मिल गए, ये हमें क्या मिल गए, ये हमने करा ऑप्शन की मदद से और मेरा आंसर आ गया। लॉजिकली अगर ऐसा सवाल मिले आप ऑप्शन उठाएं, पहली बार की में पहला क्वेश्चन निकालते ही आपको आंसर मिल जाएगा। दिक्कत कब होती है, जब पहला क्वेश्चन सब में 6 बना रहा होता है एग्जामिनर, लेकिन इतना दिमागदार एग्जाम वाला है ही नहीं आपका, ठीक है, कि जो इतना मुश्किल क्वेश्चन मतलब इसमें थोड़ा ज्यादा लेवल से बनाए वो, तो जनरली ऐसे सवाल आ जाते हैं। ठीक है, अब बेसिक से निकालना अगर आपको सीखना है कि भाई सर ये चीजें दे रखी हैं, आप मुझे बताओ कि भाई पूरा रिवर्स मैपिंग करना स्टार्ट करो और आंसर निकाल के दिखा दो कि आंसर क्या आएगा। तो हम कैसे करेंगे, अब देखो इसी में मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा कि हम करते कैसे हैं और फिर आपको मिल जाएगा। हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं भाई, जो डिविडेंड होता है ना कैपिटल डी, जैसे यहां पे डिविडेंड है मेरा, ये है मेरा डिवाइजर, ये है मेरा क्या हो, जनरली हम इसे बोलते हैं क्वोशिएंट और इसे हम बोलते हैं क्या, रिमाइंडर। तो हम कहते हैं सर डिविडेंड होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर मेरे को यहीं से बैक ट्रैक करना स्टार्ट करना है तो जब एचसीएफ निकाल रहे हैं तो लास्ट रिमाइंडर क्या होता है मेरे पास, हमेशा 0 होता है ना। तो मैं पीछे से आगे की तरफ मूव करना चाहूंगा, मैं कहूंगा सर ये वाली वैल्यू क्या है मेरे पास, 0 आगे रिमाइंडर। तो अगर मैं इसे 0 कर दूं, मेरे पास लास्ट डिवाइजर क्या है, इन्होंने कहा भाई 4 है, और क्वोशिएंट्स में अगर देखूं लास्ट क्वोशिएंट क्या है, 2 है। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू कितनी बन गई डिविडेंड की, आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू बन गई 8। ये क्या है मेरा, ये वाला पॉट मैंने निकाल दिया कि भाई लास्ट डिविडेंड कौन सा है। अब हमें पता है भाई जो मेरा लास्ट डिविडेंड होता है नेक्स्ट केस में वो क्या बन जाता है, जाके मेरा डिवाइजर ही तो डिविडेंड बनता है, तो ये डिवाइजर की तरह काम करेगा। फिर मेरे पास जो यहाँ पे पिछले केस में जो डिवाइजर बना था, ये बेसिकली इससे पहले वाले केस का क्या था, ये रिमाइंडर था, है ना, और क्वोशिएंट की वैल्यू मेरे को दी हुई है। तो क्या ये समझ में आया कि भाई ये मेरा इधर आ गया, ये जो डिविडेंड है वो इधर आ गया, और यहां से मैं अपना क्या निकालूंगा, डिविडेंड 2 निकाल लूंगा, मतलब इससे पिछले केस वाला डिविडेंड हम यहां से निकालेंगे। तो आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, तो ये था डिवाइजर मेरे पास 8 इंटू में 2, और जो पिछले केस में डिवाइजर था वो मेरा रिमाइंडर बन गया, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 4 और ये वाली वैल्यू हो गई 20। ठीक है, अब इसकी तरह थोड़ा सा फिर आगे बढ़ोगे, अब क्वोशिएंट अगला क्या है आपके पास 3 है, तो यहाँ पे आ गया 3, जो डिविडेंड है वो डिवाइजर बन जाएगा तो 20, और मेरे पास जो डिवाइजर था वो रिमाइंडर बन जाएगा, डिवाइजर मतलब 8, तो ये 8, तो ये हो गया 68। अच्छा, अब एक क्वोशिएंट बचाना, जब मेरे पास एक क्वोशिएंट बचे मतलब दोनों में से एक नंबर मेरा ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि अब मैं जो फाइनल निकालने वाला हूं वो बड़े वाले नंबर को निकालने वाला हूं। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर मेरे पास यहाँ पे अब क्वोशिएंट कितना है 6,
ये वाला पार्ट मेरा क्या है, जो पिछले केस में डिवाइडेंड था वो अब बन जाएगा डिवाइजर, तो ये हो गया 68, और पिछले केस में मेरे पास जो डिवाइजर था वो बन जाएगा रिमाइंडर, और ये वाली वैल्यू आप सोल्व करेंगे तो 428 मिल जाएगी। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस तरीके से लिखना, ठीक है। अभी तो मैंने लिख के बता दिया, बट एग्जामिनेशन में ये सब चीजें याद नहीं रहेंगी, तो ये भूल ही नहीं है, ये पक्की बात है, आप भूलोगे इस चीज को। तो इसके लिए क्या करना है आपने, ये बेसिक एक बार फंडा समझ लेना, कोई भी दो एग्जांपल ले लेना अपने मर्जी से, कि भाई कोई भी दो नंबर ले लिया, मेरे को पता है उसका एचसीएफ क्या है, इस तरीके से करते चले जाओ। ये करोगे तो आपको ना रिवीजन होती चली जाएगी आपकी, कि भाई ये इस तरीके से मेरे को काम करना है। वरना रिवर्स ट्रैकिंग करोगे तो भाई रिवर्स ट्रैकिंग फिर कैसे चलेगी आपकी। जैसे यही वाला पार्ट है, हमने कहा भाई लास्ट डिवाइजर है 4, फिर यहां पे कुछ रहा होगा मेरे पास, कोशेंट लास्ट क्या है मेरे पास 2 है, और यहाँ पे रिमाइंडर चाहिए 0, तो आप कहेंगे सर 4 × 2 8, तो यहाँ पे भी 8 ही आया होगा, है ना। इससे अगले स्टेप में 8 मेरा क्या हो गया, ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। कोशेंट क्या है अगला, मेरे पास 2 है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, आप कहेंगे सर 8 2 हो गया 16, इसमें से 16 को हटाया तो 4 मिला, तो 4 + 16 कितना हो गया मेरे पास 20 हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या है 20, तो अब इससे अगले स्टेप में 20 मेरा डिवाइजर बनेगा। क्वोशिएंट क्या है मेरे पास 3, आप कहेंगे सर 20 × में 3, यहाँ पे आएगा 60, और किस में से 60 को घटाऊं कि ये मिल जाए, तो आप इन दोनों को सम कर दो, ये आएगा आपके पास 68। फिर इससे पीछे जाओगे तो 68 हो गया। क्वोशिएंट था मेरे पास 6, अब 68 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 408 आया था हमारा। अब इन दोनों को सम कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी क्या, 428। इट इज अप टू यू, आप किस तरीके से देखना चाहो। मैंने सारे प्रोसेस, सारे मेथड्स आपको बता दिए। रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, इसलिए बताएं पहले, हालांकि क्लासेस में भी मैं सारी चीजें आपको कराता ही हूँ एलसीएम एचसीएफ में, बट फिर भी पता होना चाहिए। अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन में कहता है एक रेक्टेंगल है जिसका मेरे को क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है भाई 150। कहता है कि भाई जो साइड्स हैं उनका रेशियो दे रखा है 2:3, तो इसे 2x मान लेते हैं और इसे 3x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो एक साइड है वो स्मॉलर साइड के बराबर है, हम इससे क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं। एक साइड स्मॉलर साइड के बराबर है, मान लो एक साइड हो गया फिर 2x, दूसरी साइड कहता है कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ एरिया है तो रूट 150, और तीसरी साइड क्या है मेरी, हाफ ऑफ द लार्जर साइड ऑफ द रेक्टेंगल, तो लार्जर साइड है 3x, तो ये हो गया 1.5x। हमें क्या बताना है, हमें बताना है पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है। तो पेरीमीटर परिमाप तो आपको पता ही है, ट्रायंगल के तीनों साइड्स को सम कर देंगे। करना कैसे है, आपको पता है भाई एक आयत का जो एरिया होता है, एक रेक्टेंगल का एरिया होता है, वो होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2x × 3x 6x स्क्वायर, ये 150 के बराबर। आप कहेंगे सर x स्क्वायर 6 से काटूंगा 25, और x का मान कितना 5 आ गया। x का मान 5 आ गया, तो यहाँ पे जब सम करूंगा मैं इनका तो ये x की फॉर्म में है, तो 2 + 1.5 3.5 इंटू में 5 प्लस रूट में 150। अब देखो रूट में 150 आपको दे रखा है ना, मैं आपको जनरल बताता हूं, ये सब चीजें ना आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश मत करो, इसे 5√6 मत करो। 5√6 करोगे ना दिक्कत क्या, पहले आप 5 फिर √6 का मान आपके दिमाग में है या नहीं है, जरूरी नहीं है, फिर मल्टीप्लाई करोगे लंबा चौड़ा खींचेगा। क्या मैं रूट 150 डायरेक्टली निकाल सकता हूं? आप क्या हो गए, सर मेरे को ये पता है भाई इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 144 होता है, जो 12 का स्क्वायर है, बड़ा 13 का, तो मैं कहूंगा 12 से बड़ा होगा ये और 13 से छोटा होगा। क्या इतना मेरे लिए काफी होगा ऑप्शन की मदद से क्वेश्चन को करने के लिए? तो आप जो छोटे वाला है उसे पकड़ के चलो भाई। मैंने कहा भाई इसकी वजह से मेरे को मिल जाएगा 12, ये आ जाएगा 17.5, और ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आई 29.5, उससे थोड़ा सा बड़ा होगा। अगर मैं चार ऑप्शन देखूं 29.5 से थोड़ा सा बड़ा 30, यही आंसर है, खत्म। क्लियर है या नहीं है? कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस माइंड ओपन रखो। यही चीज मैं आपको सिखाता हूं, यही चीज सिलेक्शन तक लेके जाएगी। हर क्वेश्चन की छोटी ट्रिक आपको सिलेक्शन तक नहीं लेके जाएगी, लेकिन आपको लेके जाएगा आपका करने का तरीका, कि कैसे हम जो गिवन कैलकुलेशन है उसे सिंप्लीफाई करें। एग्जाम टाइम में जो चीज वर्क कर सकती है वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा, वरना रटने पे मैथ्स आओगे कितना भी रट लो, एग्जामिनेशन में कुछ काम नहीं आता। जैसे हमारे पास क्या दे रखा है, एक सेक्टर दे रखा है। सेक्टर क्या होता है, एक सर्कल का छोटा सा भाग। जैसे मान लो सर्कल ये है तो ये इसका सेक्टर हो गया। कहता है कि भाई इसके अंदर जो सेक्टर के अंदर एरिया है वो 154 है, रेडियस हमें दे रखा है यहाँ पे 14। हमें बताना है भाई लेंथ ऑफ आर्क क्या रहेगी।
ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो बच्चों को पता होना चाहिए। हम कहते हैं भाई एरिया होता है लेंथ ऑफ आर्क इनटू में रेडियस डिवाइडेड बाय 2। सिंपल फॉर्मूला है, ये अप्लाई कर दो। 154 किसके बराबर हो गया, लेंथ ऑफ आर्क इनटू में 14 डिवाइडेड बाय 2। आप कहेंगे सर ये 7 से काटूंगा तो 22 आएगा। यही मेरा इस सवाल का क्या है उत्तर है। ठीक है, चलें आगे। अगला सवाल कहता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर हमें दे रखा है 32, रेशियो ऑफ इक्वल साइड्स एंड बेस इज 3:2। तो अप्रोक्सीमेट एरिया बताना है। रेशियो ऑफ इक्वल साइड्स मतलब अगर इक्वल साइड्स लूं मैं तो ये और ये मान लो अगर इक्वल हैं तो ये 3 है तो 3x ले सकता हूं, और बेस कितना दे रखा है मेरे को 2 तो 2x ले सकता हूं। पेरीमीटर है मेरे पास 32 और हमें बताना है अप्रोक्सीमेट एरिया क्या होगा। देखो जब भी इस तरीके का सवाल करना हो बेसिक से ना x निकालने के पीछे मत भागो, कभी भी सोल्व कर लो x की फॉर्म में और बाद में कर लेना, x का मान पुट कर देना। देखो मैं आपको अभी यहाँ पे x रखूंगा नहीं, हम बाद में करेंगे वो काम। और देखना कितना सवाल मेरा आसान होएगा। 3 और 3 6 और 2 8, मैंने कहा 8x इसके बराबर है तो x का मान कितना आ गया 4। ये मेरे x साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जब मैं एरिया की बात करूंगा तो कहेंगे सर एरिया में कोई भी साइड है उसका स्क्वायर हो रहा होता है हमेशा। जैसे मान लो साइड की यूनिट है सेंटीमीटर, एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं मेरे को इस 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा यहाँ पे जब एरिया निकालेगा मैं x की फॉर्म में निकाल लेता हूं तो x स्क्वायर आएगा एरिया में। तो भाई यहाँ पे 4 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अभी कैलकुलेशन में करके इसे यहाँ पे 8 बनाऊं, इसे यहाँ पे कुछ और वैल्यू बनाऊं और फिर कॉम्प्लिकेट करूं, कुछ फायदा नहीं है। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई हैं, ये आपको पता भी होंगी कि अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो वो क्या कर देता है, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर देता है। तो ये 2x है तो ये वाली दूरी x हो जाएगी। और यहाँ पे बस x समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना मैं 3 2 ही लिखता। आप कहते हैं सर ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया, तो ये 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो क्या ये मेरे पास √8 होएगा। और x है तो x √8 भी लिख सकते हो आप। क्या ये चीज क्लियर, क्या ये वाली वैल्यू आएगी। याद रखना आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम पढ़ते हैं, देखो एक ट्रायंगल है, ये बार बार फॉर्मूला यूज होता है तो याद रखिएगा। हम पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या ये मेरे पास पूरा बेस है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करेंगे तो बेस बाय 2 ये हो गया और ये हाइट हो गई। तो मेरे पास जो आइसोसेलेस ट्रायंगल की मैं बात करूंगा तो ये वाली साइड और ये इन दोनों का प्रोडक्ट ही मेरा क्या होता है, एरिया होता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा सर मेरा एरिया क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये x है और ये x √8 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया क्या हो गया x स्क्वायर इंटू में √8। अब देखो कैलकुलेशन में कुछ खास बचानी है। x का मान मेरे पास 4 था तो मैंने कहा भाई 4 इंटू में 4 16 इंटू में √8। अब आपके ऊपर है अगेन, √8 को सिंप्लीफाई करना चाहो तो या तो आप इसे 2√2 लिख लो, उसमें फिर आपको √2 का मान पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 16 इंटू में 2 इंटू में 1.414, ये मेरा आंसर आएगा 32 और इंटू में 1.4। चार ऑप्शन देख के आप समझ जाएंगे कि भाई 32 है, 32 में अगर मैं 14 भी मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, या 1.4 भी करता हूं, पॉइंट में जो भी वैल्यू आएगी, 2 जा 28, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 3 जा 42 और 2 44। अगर मैं खाली 1.4 करता, 1.4 हटा भी दिया तब भी 44.8 आता। इससे कुछ बड़ी वैल्यू आएगी तो यही आंसर आएगा, है ना। एक चीज तो ये सोची जा सकती है, ठीक है। बाकी 3 ऑप्शंस दे रखे थे, मेरा एक 40 के पास था, एक 35 के पास था, एक 32 के पास था। ये क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करेगा कि हमारा आंसर क्या आएगा, क्लियर। लेकिन रफ आइडिया अगर आपको लगाना भी होता तो आप कहते सर मेरे पास देखो √8 है ना, ये ध्यान से समझना जो मैं चीज बता रहा हूं। √8 क्या होता है, आप कहेंगे सर इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 से बड़ा होगा, और मैंने कहा भाई 3 से क्या होगा, छोटा होगा। किसके पास जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, है ना, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये 9 के आसपास है ना। तो मेरा आंसर अप्रोक्सीमेटली इसका क्या होगा, 16 का 3 टाइम, उससे थोड़ा सा कम। 16 3 का कितना होता है 48, 48 से थोड़ा सा कम। चारों ऑप्शन में देखोगे तो यही आएगा। ये तो बहुत ज्यादा दूरी पे हो गया, समझ रहे हैं। ये सोचने का काम है। अगर एग्जामिनेशन में मेरे को ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो जैसे ही मैंने 16 √8 में यहाँ पे देखता तो मेरा क्वेश्चन वहीं खत्म था। चार ऑप्शन को देखते मैं इस ऑप्शन पे मार्क कर देता, मेरे को ये कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। अगर ऑप्शंस ऐसे हैं
ऑप्शंस क्लोज आ जाते थोड़े तो फिर दिमाग लगाना पड़ता, फिर करना पड़ता, फिर तो प्रोसेस यही है। चलिए अगला सवाल हमारे पास फटाफट से करके देखिए क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब जैसे ये सवाल है हमारे पास, कहता है एक ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो इस रेशियो में है, पेरीमीटर 180 है, तो हमें एरिया बताना है। अब आप देखोगे जब अगर इसे मैं 11x, इसे 13x, इसे 20x मानूं तो 33 44x, आप कहेंगे सर ये 180 के बराबर है, और अगर आप x को आगे काट भी देंगे तो ये वाली वैल्यू 180 डिवाइडेड बाय 44, 4 से काटोगे तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 45 डिवाइडेड बाय 11, ये बचेगा। अब मैं इन सब वैल्यूज को इसमें मल्टीप्लाई करके आंसर निकालने लग जाऊं क्या, फंसा रह जाऊंगा मैं तो इसमें। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, साइड्स को आपको कुछ नहीं करना, हमें पता है भाई x का मान अभी ये है, जब मैं एरिया निकालूंगा तो मेरे को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साइड्स को एडिट यही मान लो, एक को मान लो 11, एक को मान लो 13 और एक को मान लो 20। क्या लगाएंगे इसके अंदर हम, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी साइड अलग अलग होती है, नॉर्मल एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, हीरोन्स फॉर्मूला कहता है भाई एरिया होता है रूट में सेमी पेरीमीटर माइनस साइड 1, साइड 2 और साइड 3। तो यही अगर सेमी पेरीमीटर निकालूं, पेरीमीटर तो अभी निकाला मैंने 44x, तो सेमी पेरीमीटर कितना 44 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 22x। तो इसे 22 ले लेंगे x की फॉर्म में आगे। तो मैंने कहा भाई ये आ गया मेरे पास 22 में से 11 को घटाया तो 11, 20 को घटाया तो 2 और 13 को घटाया तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 9 आएगी। अब रूट से बाहर निकल रहा है क्या, देखो कुछ 11, ये है 11 इंटू में 2, तो 11 बाहर आ गया, ये 2 दो बार आ रहा है 2 भी बाहर आ गया, और 9 से 3 बाहर आ जाएगा। तो क्या ये वाली वैल्यू 11 इंटू में 6 मेरे पास यहाँ पे 66 बना दिया। अगर ये 66 आ गया, हमें एरिया निकाला है हमने x की फॉर्म में, ये सारे वैल्यू x था, तो बाहर निकल के क्या आएगा, क्या यहाँ पे मेरे पास x स्क्वायर आएगा, और मेरे को अब 66 में किसे मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर को। इसका मान क्या है, चारों ऑप्शन देखो कितनी दूरी पे है, 1100, 2300, 1600 और 5600, बहुत ज्यादा गैप है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लूं, आप कहेंगे सर 11 से इसे काटूंगा तो क्या आएगा 4.25 कुछ आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 4 से बड़ा और 5 से छोटा, क्या इतना सोचा जा सकता है। अगर मेरे पास ये 4 से बड़ा 5 से छोटा है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, है ना, 64 से जस्ट बड़ा होगा 4.25 ही है, तो हमारे पास 16 6 96, 9 कैरी फॉरवर्ड हो गया 96 और 9 105, लगभग ये वाली वैल्यू है। हमें पता है इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो 1056 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, चार ऑप्शन में देखें भाई यही हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा बड़े हैं। अगर आप इसमें 16 की जगह इसे एग्जैक्ट वैल्यू में करना चाहते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू में भी निकाल सकते हैं कि 1.25 है, या फिर इसे मैं ऐसे ही रख लूं, ये तो सिंपल मल्टीप्लाई ही हो जाएगा ना, थोड़ा मुश्किल होगा बट पूरा भी कर सकते हैं। जैसे 45/11 है इंटू में 45/11 है, तो यहां से मेरे पास ये वाली वैल्यू आई 6, ये हो गया 270, है ना। अब इसे 4.25 है, 4 + 1/4 लिख सकता हूं, 4.25 नहीं है, 4 पॉइंट कुछ और है, मैं क्या ले रहा था, 4.25 की बात ही नहीं है, 4 के बहुत ज्यादा करीब है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा वही आंसर आएगा, वरना आप सोल्व करके निकाल लो इसे, तब भी आपको क्या मिल जाएगा, आपका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। चलेंगे आगे, 4.1 अप्रोक्सीमेटली आएगा ये, 4.1 को इससे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, लगभग वही वैल्यू पहुंच जाओगे आप 1105 4 के आसपास। अगला सवाल मेरे पास कहता है एक ट्रायंगुलर प्लॉट है जिसकी साइड्स हमें दे रखे हैं 15 20 25, एक सर्कुलर पॉइंट इसके अंदर बनाया गया टचिंग ऑल द साइड्स, तो आप कहेंगे सर रेडियस क्या होगा। अच्छा ये 15 20 और 25 अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है भाई, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं या नहीं है, 15 20 25, अगर मैं ध्यान से देखूं 15:20:25 क्या हो गया 5 से कट जाएगा, 3:4:5 पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं, है ना। हम हमेशा रेशियो ले लेते हैं, रेशियो से हमें सिंपलेस्ट वो मिल जाता है कि कौन सी साइड से, और उससे आंसर मिल जाता है। जैसे मैंने क्या किया बेसिकली, आप कहेंगे सर 3 × 5 होता है 15,
है ना। तो मैंने इसे ब्रेक किया भाई 3 इंटू 5, ये है मेरे पास 4 इंटू 5 और ये है मेरे पास 5 इंटू 5। तो ट्रिपलेट्स बन रहे हैं 3 4 5, 5 तो कॉमन आ गया सब में। अगर ये ट्रिपलेट बन रहे हैं और इसके अंदर मेरे को एक पॉइंट बनाना है जो कि सर्कुलर शेप का है और तीनों साइड को टच करेगा और उस पॉइंट का रेडियस बताना है, तो भाई ये क्या हो गया मेरा इन रेडियस हो गया। 3 और 4 और 5 के केस में मैंने बताया अगर साइड 3 4 और 5 होती हैं तो मेरा क्या होता है इन रेडियस उस केस में 1 होता है ना। और यहाँ पे 3 इंटू 4 इंटू 3 सब में 5 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो इन रेडियस क्या होगा, आप कहेंगे सर 1 इंटू 5। ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर आना चाहिए था आपका कि भाई आंसर होगा 5। दूसरी चीज, अगर मेरे पास जनरली अगर अप्रोक्सीमेशन में आंसर नहीं है, हम ये भी देखते हैं कि अगर सारी साइड्स में किसी पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीपल है, सारी साइड्स किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से कट रही है तो मेरा इन रेडियस भी उस वैल्यू से कटने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल में तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, हम पढ़ते हैं भाई इन रेडियस होता है P प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाई 2। तो परपेंडिकुलर है मेरे पास यहाँ पे भाई 15, बेस है 20, हाइपोटेन्यूस है 25 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वाली वैल्यू 35 माइनस 25 डेट इज 10 डिवाइडेड बाई 2 और ये रिजल्ट दे देगा मेरे को 5। आप बेसिक से भी निकाल सकते थे। सारे अप्रोचेस क्लियर है, बाकी ये याद रखिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरे पास साइड 3 4 5 होती हैं तो इन रेडियस मेरे पास क्या होता है 1 के बराबर होता है। और ध्यान रखना अगर बेस पे बात करें तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में जो साइड्स हैं, अगर कहे कि भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें साइड्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, एपी अभी चैप्टर की वीडियो डाली थी फुल आपके यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आप भी बताया था ये कंसेप्ट कि भाई अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सारी साइड दे रखी है राइट एंगल ट्राइंगल की तो वो किस फॉर्म में होंगी, वो 3 4 5 होंगी या फिर उसका कोई मल्टीपल, जैसे 3 में 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो 15 20 25, अगर रेशियो ले लोगे तीनों साइड्स का तो लास्ट में वो 3 4 5 की फॉर्म में ही मिलेगा आपको। ये इकलौता केस बनता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का राइट एंगल ट्राइंगल की अगर साइड्स की बात करें। ये वाला क्वेश्चन एडिटिज मैंने आपको बताया भाई, एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर साइड्स 13 14 15 हो तो भाई इन रेडियस होता है 4 और सीन रेडियस होता है 4 और एरिया होता है 84। अगर आपने क्लासेस करी हैं तो आपको याद होगा, ये मल्टीपल टाइम्स मैंने याद कराया, इस पे क्वेश्चंस आते हैं बट हम बेसिक से निकाल भी लेंगे। एक ट्राइंगुलर रूफ है जिसकी साइड 13 14 15 दे रखी है, तो हमें बताना है एल्टीट्यूड कोरोस्पोंडिंग टू लेंथ 15। तो मतलब ये 15 वाली जो साइड है इसके ऊपर अगर मैं ऑल्टीट्यूड डाल दूं तो इसकी लेंथ क्या होगी। अब देखो आप कहेंगे सर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, एक तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू में अब यहाँ पे बेस 15 लिया है और हाइट हम ले रहे हैं मान लो h, ये किसके बराबर होगा। अब एरिया निकालना है, हालांकि 84 पता है तो रख दोगे, वरना हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे। आप कहोगे सर सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2 और ये आप देखेंगे ये हो गया मेरे पास 28 42 डिवाइडेड बाय 2 डेट इज 21। सेमी पेरीमीटर क्या आ गया, तो भाई मेरे पास हीरोन्स फॉर्मूले में क्या होता है सेमी पेरीमीटर डेट इज 21। अभी ऊपर ही लिखवाया था 21 में से 13 को घटाओगे तो 8 आएगा, इसे घटाओगे तो 7 आएगा और इसे घटाओगे तो 6 आएगा, यही आएगा। आप देखेंगे 21 इज नथिंग बट 7 इंटू में 3, तो 7 से 7 बाहर आ गया यहाँ पे, ये 2 इंटू 3 है और ये 2 क्यूब है, सारी चीजें दिख रही हैं। तो ये 7 ये बाहर आ गया, ये 3 बाहर आ गया, ये 2 क्यूब इंटू 2 की पावर 1 2 की पावर 4 तो 2 की पावर 2 बाहर आएगा डेट इज 4 और यहाँ पे ये हाफ इंटू 15 इंटू में h के बराबर है। सोल्व करेंगे तो मेरे पास 21 84 ही बन गया, 2 जा 168 डिवाइडेड बाय 15, ये h का मान आ गया, 1 जा और फिर मेरे पास क्या बचेगा 3 2 जा 11.2 आंसर। क्लियर, ये बेसिक से मैंने पूरा करके दिखाया आपको। अगला सवाल कहता है सरफेस एरिया अगर सॉलिड हेमिस्फीयर का मेरे पास इतना है तो वॉल्यूम बता दो। हेमिस्फीयर क्या होता है भाई, ये होता है टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 3 पाई आर स्क्वायर और इसका मान दे रखा है 16632। हमें बताना है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है भाई, ये होता है भाई 2/3 पाई आर क्यूब, ये सोल्व करके बताना है।
जब हम इसे सोल्व कर रहे हैं, अगर आपको 3πr² एक ऑटोमेटिकली एक इंटीजर मिल रहा है और वॉल्यूम के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये भी आपको इंटीजर की फॉर्म में दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे सर मेरे पास जो रेडियस होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल रेडियस ही है, क्या रेडियस में आपको यहाँ पे 3 का मल्टीपल मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे रेडियस, अगर इसे सब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो रेडियस की कुछ वैल्यू आएगी, अगर वो 3 का मल्टीपल होगा रेडियस, है ना, तो यहाँ पे भाई पूरा कट जाएगा और इंटीजर वैल्यू में आंसर मिलेगा। वरना आपके पास क्या होगा, उस अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो डिनोमिनेटर में 3 रह जाएगा, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ नहीं सकता। तो आप कहेंगे सर रेडियस होगा मल्टीपल ऑफ 3, ये हमने कंसेप्ट पढ़ा है। अगर यहाँ पे 3 की फॉर्म में कुछ होगा रेडियस, उसका क्यूब करूंगा, तो आप कहेंगे सर ये है 2/3। रेडियस को अगर मैं 3x रख देता हूं तो 3x का होल क्यूब, तो ये 27x क्यूब बनेगा। तो कहीं ना कहीं 2/3 से काट देंगे तो 2π इंटू में 9x क्यूब, इस फॉर्म में जाएगा मेरा आंसर, है ना। तो मेरा आंसर 9 का मल्टीपल भी होगा। तो जब भी हम बात कर रहे होते हैं स्फेयर की या हेमिस्फेयर की और वॉल्यूम पूछा जाता है और इंटीजर वैल्यू में वॉल्यूम जब भी दिखे, तो मैं कहता हूं आपका भाई रेडियस 3 का मल्टीपल होगा, और पाई में 22/7 होता है, तो मेरा रेडियस क्या होता है, 7 का मल्टीपल भी होता है। तो उस केस में हम जब वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम मेरी 9 की मल्टीपल आती है। अगर 9 का मल्टीपल आया तो भाई आप कहेंगे सर डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 0। तो डिजिटल सम से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। डिजिटल सम निकाल के देखो, यहाँ पे 8 और 1 9 हट गया, 9 हट गया, 11 और 4 15, तो 6 आएगा डिजिटल सम, ये नहीं हो सकता। 9 हट गया, 8 और 1 9 हट गया, 7 और 2 9 हट गया, 2, ये नहीं हो सकता। और क्या है, 7 और 2 9 हट गया, 6 और 3 9 हट गया, 1 और 4 5, ये नहीं हो सकता। तो यही बचा, यही आंसर होगा। कर लो, मेरे पास 6 11 13 और 5 18, 9 से कट जाएगा, 8 और 1 9, तो ये आंसर है। ठीक है, डिटेल सम से हो जाता है क्वेश्चन। वरना आप इस पर्टिकुलर केस में जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन हो, वॉल्यूम अगर आपको इंटीजर में दे, तो हम क्या क्या कहते हैं, मेरा आंसर किस किस का मल्टीपल होता है, हमेशा ये मल्टीपल होगा 7 इंटू 7 इंटू 9 इंटू में 11। अगर इंटीजर वैल्यू में आपको वॉल्यूम दे रखी हो, कहीं अप्रोक्सीमेशन नहीं, हमेशा इसका मल्टीपल आपको आंसर मिलेगा, स्फेयर हो या फिर सेमीस्फेयर। तो आप किसी के भी मल्टीपल से चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस ये है। बेसिक से सोल्व करके तो आप सभी लोग निकाल लोगे, तो मैं अभी उस पर नहीं जा रहा। कहता है मेरे पास एक रेक्टेंगुलर लैंड है जिसकी साइड्स दे रखी है 20 21 29। देखते ही आपको समझ में आ गया होगा 20 21 29 का मतलब क्या है। भाई ये बन रहा है मेरे पास यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल। पाथ बनाना है इसके पेरीमीटर के अलोंग, तो हमें बताना है कि भाई एरिया ऑफ लैंड क्या होगा और लेंथ ऑफ पाथ क्या होगी। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है तो ये बन गया, ये 20 21 और हाइपोटेन्यूज क्या होगी 29 होगी, ये 90 डिग्री होगा। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 20 इंटू में 21, तो ये हो गया 210। एरिया होगा 210। 4 ऑप्शन में 210 कहां पे है, बस एक जगह है, तो यही आंसर हो गया। लेंथ ऑफ पाथ पूछा है, पाथ कहां पे बनाएंगे हम भाई, इसके पेरीमीटर के लोग बनाना है, तो ये इन सब का अगर आप सम करेंगे तो पेरीमीटर भी मिल जाएगा आपको। 21 प्लस 20 प्लस 29 क्या हो गया, 70 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला सवाल कहता है भाई लेटरल सरफेस एरिया एक राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म का हमें दे रखा है 420, जो स्मॉलर बेसिस है, मतलब जनरली जो लेंस है स्मॉलर बेसिस की ट्रायंगुलर बेस के, वो दे रखी है 10 और 11। तो हमें बताना है कि भाई एल हाइट क्या होगी प्रिज्म की। अच्छा, प्रिज्म के बारे में क्या क्या चीज हम जानते हैं, हम कहते हैं अगर कोई प्रिज्म दे रखा हो तो उसकी वॉल्यूम होती है मेरे पास एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस इंटू में एरिया ऑफ बेस। ये सारे फॉर्मूला आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से पता ही होंगे, है ना। एरिया ऑफ बेस किस पे डिपेंड करेगा भाई, कौन सा बेस है मेरा, जैसे यहाँ पे ट्रायंगुलर बेस है। कहता है मेरे पास राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसका लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है। अब राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म है
इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास जो प्रिज्म है इसका एक एंगल होगा 90 डिग्री का। ठीक है, जो दो स्मॉलर बेसिस हैं ट्रायंगुलर बेस के, उनकी दे रखी है 10 और एक ये दे रखा है मेरे को 12। ये वाली साइड हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। हमें दे रखा है कि भाई लेटरल सरफेस एरिया, इसका मान गिवन है, हाइट बतानी है, तो पेरीमीटर ऑफ बेस मिल गया तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। पहले हालांकि इन्होंने इस क्वेश्चन में दे रखा है राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है, ये स्टेटमेंट अपने आप में कंप्लीट सही नहीं है। इन्होंने यहाँ पे मेंशन अलग से करना चाहिए था कि भाई जो ट्रायंगुलर बेस है उसका एक एंगल 90 डिग्री का। राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म का मतलब तो ये होता है बस सीधा सीधा बेस ट्रायंगल है और वो सीधा सीधा खड़ा हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, तीसरी साइड के बारे में एग्जैक्टली की 90 डिग्री एंगल होगा, ये मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। ये मेंशन होना चाहिए था, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, बट आप ध्यान रखिए यहाँ पे बेस, यहाँ पे क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन होना चाहिए कि बेस क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, वरना आप तीसरी साइड कैसे निकालोगे, है ना। तो क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट हमने मान लिया कि भाई राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म दे रखा है सरफेस है, और राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया, बट राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म का मतलब अलग होता है। उसका मतलब होता है कि भाई बेस ये है तो यहाँ पे जो हाइट जा रही है वो सीधा परपेंडिकुलर जा रही है। ठीक है, तो फिलहाल आप ये मान के चलो कि भाई एक एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि क्वेश्चन दो स्मॉल बेसिस उससे यही लग रहा है कि भाई ये 90 डिग्री का एंगल रहा होगा, वरना तो हम निकाल ही नहीं सकते ना। थर्ड साइड, दो साइड गिवन है, थर्ड साइड हम निकाल नहीं सकते, कोई और रिलेशन दे नहीं रखा, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये 90 डिग्री ही रहा होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज में हालांकि एरर है, ये क्वेश्चन सही तरीके से फ्रेम नहीं हुआ है। चलिए, अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप कहेंगे सर 12 और 10 है, तो 12 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 144 प्लस 100, रूट में 244 आ गया। अब अगेन सोल्व मत करने बैठ जाना भाई, ये अगर ये सोल्व करने लग गए वैल्यू निकालने के चक्कर में तो रोते रहोगे। लेटरल सरफेस एरिया कितना दे रखा है 420। अगर मैं इससे मैं डिवाइड कर दूं किससे, पेरीमीटर से, पेरीमीटर कितना होगा भाई 10 है 12 है तो 22, और ये वाली वैल्यू हमें पता है भाई 15 के स्क्वायर से बड़ी है, 16 के स्क्वायर से छोटी है ना 244, तो 15 प्लस कर देता हूं, तो 10 और 12 22 प्लस 15 डेट इज 37 प्लस, ये पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर से डिवाइड कर दिया तो क्या मिल गई मेरे को, हाइट मिल गई, और ये मेरा इस सवाल का उत्तर आएगा। तो मेरे को पता है 37 और 38 दो रख के देख लो, उसमें से आपको उसी बीच का आंसर मिलेगा। चार ऑप्शन दूरी पे दे रखे हैं तो हो सकता है मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाए। 37 से भी अगर 420 को काटोगे कितने टाइम्स जाएगा, 1 जा, और मेरे पास बचेगा 50, फिर 1 जाएगा और फिर कुछ आएगा। तो जब मैं 37 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये वाली वैल्यू 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 38 से करता तो और ज्यादा छोटी वैल्यू आती, डिनोमिनेटर बढ़ा रहा हूं, तो मेरा आंसर 12 तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, 11 से छोटे 11 पॉइंट समथिंग में ही रहेगा या उससे छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो सकता है, इन तीनों की तो कोई पॉसिबिलिटी बनी नहीं रही। ठीक है, अगला सवाल मेरे पास, एक राइट प्रिज्म है, ठीक है, देखो यहां पे क्या था, राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म था, यहां पे लिखा खाली राइट प्रिज्म। तो राइट से मतलब सिर्फ ये होता है कि भाई जो स्ट्रेट है ना, मतलब स्ट्रेट उठ रहा होता है, ये पिरामिड बन गया गलती से, ठीक है। उसका क्या आता है, बेस स्क्वायर दे रखा है हमें, और हर एक साइड हमें बेस की दे रखी है 5, हाइट दे रखी है 12, वॉल्यूम भी दे रखी है, तो हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। क्या हमें वॉल्यूम की जरूरत है, अगर मेरे पास राइट स्क्वायर प्रिज्म है तो आपको बेस मिल गया, और अगर आपको यहां पे हाइट भी मिल गई तो आप क्या डायरेक्टली कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। आप कहेंगे सर ये वाली दूरी मेरे पास 5 है, हाइट दे रखी है कितनी 12, तो टोटल सरफेस एरिया बताना है हमें। ये होता है मेरे पास ट्वाइस इंटू में एरिया ऑफ बेस प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट। 5 अगर साइड है तो ट्वाइस इंटू में, ये स्क्वायर बेस है तो 5 स्क्वायर, प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस 5 इंटू 4, 4 साइड है, हाइट कितनी है 12। दिस इज माई आंसर 25, 50
20 इंटू में 12 240, ये आ गया मेरे पास 290। अगला सवाल हमारे पास, एक स्क्वायर बेस का पिरामिड है जिसकी जो साइड लेंथ है हमें 20 दे रखी है और हाइट दे रखी है 30। तो ये 20 है, हाइट अगर यहां से बिल्कुल निकालूंगा तो ये वाली वैल्यू 30 है। वॉल्यूम बराबर है पिरामिड की एक स्फेयर की वॉल्यूम के, तो हमें बताना है रेडियस ऑफ स्फेयर क्या होगा। इतना गंदा सा दे रखा है। स्फेयर होता है एक बॉल जैसा जिसकी वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की फॉर्म में दे रखा है तो पाई को छेड़ेंगे नहीं, आर को ऐसे रहने दो। इसकी वॉल्यूम क्या होगी पिरामिड की? पिरामिड के केस में हम पढ़ते हैं वॉल्यूम होता है हाफ 1/3 इंटू में एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। लेटरल सरफेस एरिया होता है हाफ इंटू में पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट। और टोटल सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ बेस प्लस लेटरल सरफेस एरिया। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब यहां पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो 1/3 इंटू में एरिया ऑफ बेस क्या आएगा, स्क्वायर बेस है तो 20 इंटू 20 और हाइट मेरे को कितनी गिवन है 30। सोल्व कर लेंगे। मेरे पास देखो ये 3 से ये 3 कट गया, 4 से काटूंगा तो 20 20 है, 10 10 रह जाएंगे। आप कहेंगे सर 3000 बन गया। ये पाई है डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये आर क्यूब के बराबर होगा। अगर तो अगर क्यूब हटाना है तो यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, क्यूब रूट लगाना पड़ेगा। तो ये मेरा आंसर आएगा, क्यूब रूट में 3000 डिवाइडेड बाय पाई। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक राइट प्रिज्म दे रखा है जिसका ट्रायंगुलर बेस है, साइड्स दे रखी हैं, हाइट दे रखी है, तो वॉल्यूम बतानी है। आराम से कर लोगे। आप कहेंगे सर हाइट कितनी है 15, साइड क्या है 7 24 25, पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं 7 24, ये 90 डिग्री ले लूं तो ये 25 हो गया। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या है भाई, हाफ इंटू में ये 90 डिग्री है तो 24 इंटू में 7, यही हो गया। और हाइट है 15। क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा। 12 इंटू 7 84 इंटू में 15, 15 4 जा 66, कैरी फॉरवर्ड तो 126। कोई जब बेसिक कैलकुलेशन है तो ऑप्शन पे देखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली कैलकुलेशन करो, आंसर मार्क करो। अगला सवाल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी जो साइड्स हैं वो दे रखी है हमें 11 60 और 61। अगेन मेरे पास वही चीज हो गई, पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाएंगे, ये 90 डिग्री हो गया। ये एक प्रिज्म बना रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म दे रखी है अब हमें, तो हाइट बतानी है। तो आप कहेंगे सर हाइट क्या हो जाएगी, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बेस, यही होता है। वॉल्यूम है 4290, एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, तो हाफ इंटू में 60 इंटू में 11। आप इसे कट कर सकते हैं, यहां से काटूंगा 30, एक जीरो कट गया, 3 से कटेगा क्या, ये कट रही है सम ऑफ जेड, तो 1 जा 4 जा और 3 जा और 11 से काटेंगे तो ये आ गया 13। यही सवाल का उत्तर है। चलें आगे। अगला सवाल, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जो बेस है ट्राइंगुलर बेस है, ये 13 ये 13 मान लेते हैं और ये बेस को मान लेते हैं हम कितना 24। हाइट दे रखी है हमें 6, तो बताना है वॉल्यूम क्या होगी। कैसे कहेंगे, आप कहेंगे सर ये 13 है ये 24 है तो ये आधा बटेगा, तो क्या ये वाली वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 12 हो जाएगी। 90 डिग्री अगर डाल दिया, 13 और 12 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, 5 के साथ। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल में एरिया क्या होता है, हाइट को ये है बेस बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एरिया ऑफ बेस कितना आ गया 12 इंटू में 5, और मेरे पास यहाँ पे हाइट कितनी गिवन है 6, तो ये आ गई मेरी भाई वॉल्यूम 60 इंटू में 6 360। दिस इज माई आंसर। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है। रेक्टेंगुलर वाटर टैंक कहीं भी दिख जाए इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, घनाभ की बात कर रहे हैं। इसकी लेंथ हमें 4 दे रखी है, विड्थ 3 और डेप्थ दे रखी है 2.5।
लेंथ 4, विड्थ 3 और डेप्थ कितनी 2.5। कहता है कि भाई ये हाफ वे भरा हुआ है पानी से, मतलब पूरा नहीं भर रखा इसे भर रखा है हाफ। तो अगर भरेंगे तो कैसे, मतलब ये यहां से गया, ये यहां से गया, फिर ये हमारा यहां से गया और फिर यहां से, ये मान लो इसे यहां तक भर दिया हमने। इस पानी को हम ट्रांसफर करते हैं सिलेंड्रिकल ड्रम में, जिसका रेडियस हमें दे रखा है 0.5 और इसकी हाइट दे रखी है हमें 1। तो ये 0.5 है और हाइट दे रखी है हमें 1। कितने सिलेंड्रिकल ड्रम की जरूरत पड़ेगी इसे वाटर को होल्ड करने के लिए, नियरेस्ट टू एन होल नंबर हमें बताना है। अच्छा, ऐसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर इसकी वॉल्यूम क्या होगी, आप कहेंगे सर अगर आधा भरा हुआ है तो टोटल की वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 2 कर सकता हूं या हाइट बाय 2, एक ही बात है। तो वॉल्यूम होती है मेरे पास क्यूबॉइड की लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट, और इसको भी 1/2 से कर दिया तो मेरे पास ये आ गया वॉल्यूम। इसे भरने हमें n सिलेंड्रिकल वेसल, तो n और एक सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, ये होता है पाई r²h। तो पाई इंटू में 1/2 इंटू 1/2 और इंटू में हाइट कितनी है 1, यही हो जाएगा, रेडियस 1/2 बनेगा। तो n का मान बताना है और पाई को भी क्या रखा है 3.14 ले लो, अभी मैंने लिखा नहीं है। तो जैसे 1/2 से एक ये 2 कट गया, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 बन जाएगा। आप कहेंगे सर 5 4 20 इंटू में 3 60, ये आ गया n इंटू पाई के बराबर, पाई है 3.14। क्या आंसर आएगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन की तरफ देखो, 20 है, 10 है, 28, 25। अब देखो ये 3.14 है, अगर मैं इसे 3 से भी काटूं 60 को तो n क्या मेरे पास 20 आएगा। अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं 3.14 से करूंगा तो आप कहेंगे सर 20 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू आएगी, क्या वो 10 हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। तो मेरे को पूरा काटने की जरूरत नहीं, मैंने कहा मेरा आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से आ जाएगा 20। ठीक है, नियरेस्ट टू एन होल नंबर बताना था, हमने निकाल लिया ऑप्शन की मदद से। बट इस क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक चीज है जो आपको समझनी चाहिए। देखो अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो अगर मैं एग्जैक्टली काटूं ना इसे 60 को 3.14 से, तो क्या वैल्यू आएगी, ये लगभग मेरे पास शायद 19.1 कुछ आता है। ठीक है, अब 19.1 को अगर आप नियरेस्ट टू एन होल नंबर करेंगे, राउंड योर आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर। नियरेस्ट होल नंबर का मतलब होता है कि मेरा आंसर आना चाहिए 19, है ना, यही पढ़ते हैं ना नियरेस्ट होल नंबर। 9 पॉइंट में कुछ जा रहा है तो 19 है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से भाई 19 आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगर मान लो ऑप्शन में 19 भी हो जाता, भाई 19 भी है 20 भी है, तो फिर आपके अंदर कंफ्यूजन होती भाई किसे मार्क करें। अभी तो इन्होंने 20 मान लिया। अब देखो एक छोटा सा कंसेप्ट ये भी रहता है कि भाई जब आप पानी भर रहे हो ना, आप क्या कर रहे हो, इस क्यूबॉइड से उठा सिलेंडर में पानी भर रहे हो। अगर 19.1 लीटर भी आया, मतलब 19.1 की मेरे को जरूरत है, इसका मतलब क्या होगा, 19 तो मेरे पूरे भर जाएंगे, है ना, लेकिन अभी मेरे को एक 20th, ये 19 हो गए, एक 20th सिलेंडर भी तो चाहिएगा, इसलिए जिससे कि वो जो रिमेनिंग पानी है, जो ये मेरा 0.1 मतलब 1/10 जो भरना होगा, 0.1 अपनी कैपेसिटी का जो ये भरना होगा, वो भी तो हमें कहीं ना कहीं डालना पड़ेगा, उसे फैक्ट थोड़ी देंगे पानी को हम, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 20 भी ठीक है। ठीक है, तो कितने हमें अगर पानी सारा बचाना है, फेंकना नहीं है, तो हमें कम से कम 20 सिलेंड्रिकल वेसल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में ये चीज नहीं मेंशन करनी चाहिए थी, राउंड योर आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। जब आप यहाँ पे कह रहे हैं ना कितने ड्रम्स की जरूरत है, अगर खाली क्वेश्चन मेरा इतना होता कितने ड्रम्स की जरूरत है और मेरा आंसर आता 19.1, तो मैं उससे ऑटोमेटिकली आंसर 19 नहीं लिखता, मेरा आंसर 20 ही होता उस चीज का। लेकिन इन्होंने राउंड योर आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर, अगर ये टर्म लिखी है तो इस टर्म की वजह से आंसर 19 बन जाता है, अगर ये टर्म नहीं होती तो 20 आंसर होता। ऑल्दो अब एसएससी ने यहाँ पे 20 ही आंसर दिया है, तो उसके साथ जाएंगे और अपना 20 मार्क कर लेंगे, फ्यूचर के लिए याद रख लेना और एग्जामिनेशन में। बट ये है कुछ बच्चे हो सकता है इस चीज को लेकर रिप्रेजेंटेशन भी लगाएं और उन्हें नंबर मिले, क्या पता। अब कह नहीं सकते ना, एसएससी में आज के टाइम में कुछ भी चीजें ऐसी चल रही हैं कि भाई कहो कि ये कंसेप्ट चल रहा है, पता चलेगा उन्होंने खुद ही बदल दिया सारा कंसेप्ट। ठीक है, तो 20 आपको मैंने बताया कि कैसे आंसर आएगा इसका।
नियरेस्ट होल नंबर ना लिखा होता तो 100% आंसर हमें 20 ही मार्क करना था। कहता है भाई एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन दे रखी है हमें 3:2:1। क्यूबॉइड की वॉल्यूम दे रखी है 1200। तो अप्रोक्सीमेट डायमेंशन बताओ इसकी क्या होगी। अब देखो बच्चे यहीं फंस जाते हैं। आप कहेंगे सर वॉल्यूम होता है मेरे पास क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर मैं इसे एक्स की फॉर्म में मान लूं समझाने के लिए, तो आप कहेंगे सर ये x इंटू 2x इंटू 3x, ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 6x क्यूब, और ये वाली वैल्यू आ गई 1200, और x क्यूब का मान कितना हो गया भाई 200 हो गया। अब गेम शुरू होता है यहाँ पे कि भाई अगर मेरे को आंसर बताना है तो मेरे को x क्यूब इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। हालांकि क्यूब रूट वाली ट्रिक्स में मैंने बता रखा है कैसे निकालेंगे, बट स्टिल एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं वो बता रखा है। बट फिर भी आप यहाँ पे अगर हल्का सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई मेरे को x क्यूब ये मिल गया, मेरा आंसर क्या है, 3 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले तो आपको पता है कि भाई तीनों का रेशियो क्या है 3:2:1। एक तो ये चेक कर सकते हैं जो सबसे छोटा है क्या ये उसका डबल है, और क्या ये इसका 3 टाइम्स है, जैसे 5.85 का ये करोगे तो हालांकि मैच कर रहा है। यहाँ पे इस वाले में मैच करो कि क्या इस वाले में मैच कर रहा है। आप देखेंगे हाइट है इतनी, ब्रेथ क्या है उसका डबल होना चाहिए, ये तो भाई 7 गुना कुछ चला गया तो वैसे ही हट गया। 5.85 है, डबल होना चाहिए, ये कितना गुना चला गया जाके। ठीक है, देखो लॉजिकल अप्रोच क्या होती है, एक आपके दिमाग में ये रहता है जब हमें डायमेंशन ऐसी दे रखी हो ना, तो ऑलरेडी इन्होंने हालांकि मेंशन कर रखा है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। नहीं भी मेंशन होता, अगर हमें लिखा होता कि एक डायमेंशन है 3:2:1, तो ये इंप्लिसिट होता है कि भाई ये लेंथ होगा फिर ब्रेथ और फिर हम हाइट, इस तरीके से हम लिखते हैं, ये लिखने का तरीका रहता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी क्या है, ये 1 है इसका 2 गुना नहीं है तो ये भी हट गया। ये देख लो ये इसका 2 गुना है क्या, नहीं। ऑप्शन इतने गंदे दे रखे हैं कि भाई इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, अब तीसरी चीज ये भाई मेरे को निकालना भी हो तो मैं कैसे निकालूं x का मान। मैंने फिर वही कंसेप्ट भाई किसके परफेक्ट क्यूब के आसपास आएगा 216, और एक हो गया मेरे पास यहाँ पे 125। ये है 5 का क्यूब, ये है 6 का क्यूब। किसके पास जा रहा है भाई, इसके पास जा रहा है ना, 216 के ज्यादा पास है, तो मैं कहूंगा ये वाली वैल्यू 6 से थोड़ी सी कम है। तो x क्या होगा मेरा 6 से भाई थोड़ा सा कम होगा। x का मान पहली वैल्यू देखनी है 6 से थोड़ी सी कम, तो ये ज्यादा हो गई हट गया, ये मेरी बहुत कम हो गई ये हट गया। तो या तो ये और यहाँ पे इन दोनों में सेम दे रखा तो ये 5.85 ही है, मिल गया मेरे को। फिर इसका 2 टाइम्स और इसका 3 टाइम्स करके निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए रेशियो और प्रोपोर्शन के सवालों में आते हैं। कुछ कहता है भाई जो इनकम का रेशियो है ए और बी का वो दे रखा है 3:5। जो इनके एक्सपेंस का रेशियो है वो दे रखा है 4:7, और ए जो सेव करता है वो करता है भाई 16,000, जो बी सेव करता है वो करता है 26,000। तो हमें ये बता दो कि भाई डिफरेंस क्या है इनके एक्सपेंस में। करने का एक डायरेक्ट तरीका मैं आपको बता देता हूं कि कैसे करना है। भाई इसे अगर मैं 3x मान लू, इसे 5x, इसे 4y और इसे 7y, तो आप कहेंगे सर इनकम में से अगर एक्सपेंस को घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी, है ना। तो 3x माइनस 4y, ये वाली वैल्यू किसके बराबर 16,000 के बराबर, बिल्कुल बेसिक से। 5x माइनस 7y, ये किसके बराबर, ये 26,000 के बराबर। हमें बताना क्या है भाई, एक्सपेंस का डिफरेंस मतलब 3y का मान मेरे को बताना है। एक तो चीज दिमाग में ये आएगी मेरा आंसर 3 का मल्टीपल हो सकता है, 3 का मल्टीपल हो सकता है, तो भाई ये और ये दो ऑप्शन आप काट भी सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपने रेशियो देखा तभी ये चीज दिमाग में आ जाती। अब इसे सोल्व करके मेरे को क्या निकालना है, मेरे को y का मान निकालना है ना। तो आप इसे कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करो कि भाई x एलिमिनेट हो जाए। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 5 से और यहाँ पे 3 से, और ऊपर वाली में से नीचे वाली को घटा दे तो क्या बचेगा। आप कहेंगे सर x वाला पार्ट तो कटना ही है 20, और ये 21 है। -21 में से घटाऊंगा अगर मैं -20 में से -21 को, तो खाली पॉजिटिव का y बचेगा। 80 और 78 2000, y इसके बराबर आ गया। 3y कहाँ है 6000 मेरा, ये हो गया। ठीक है, हो गया सॉल्व। कुछ लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी करते हैं बट उसमें कंफ्यूजन हो जाती है, जो नए बच्चे होते हैं फिर वो गलती करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, क्योंकि वो कंसेप्ट जिसने नहीं पढ़ा उसे समझ नहीं आएगा। कहता है भाई ए मीन प्रोपोर्शन है किसका 32 और 8 का। कोई भी अगर दो नंबर दे रखे हो ए बी तो उनका मीन प्रोपोर्शन होता है √AB। ठीक है,
तो इनका मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा मेरे पास 32 इंटू में 8 रूट में। कोई भी दो नंबर दे रखे हो ए बी, इनका थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। तो इनका मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इनका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया इनका थर्ड प्रोपोर्शन। तो हमें बताना है 2a रेशियो 3b, तो ट्वाइस इंटू में दिस रेशियो थ्राइस इंटू में दिस, यही बताना है। चार ऑप्शन भी दे रखे हैं, कर लेंगे इजीली। आप कहेंगे सर ये 32 है, इंटू में 8 करोगे तो वैसे आपको ये 256 दिख जाएगा, और आप देखेंगे 16 बाहर आ जाएगा। 16 2 जा 32, यहां पे 5 से काट दूंगा तो 3, और यहां से काट दूंगा तो 2, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे। 9 इंटू 15 135 आ गया, ये है 64। चले, कहता है कि भाई अगर ए को ऐड कर दूं इन चारों टर्म्स में तो जो नंबर ऑब्टेन होंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे, तो हमें बताना है मीन प्रोपोर्शन क्या होगा इनके बीच का। तो मीन प्रोपोर्शन वाला कैसे करते हैं, हम ऐड कर रहे हैं ना सब में, तो सीधी बात है चारों नंबर को हम ऐसे लिख देते हैं 4 7 10 और 16। फिर हम देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, 7 में से 4 घटा रहा हूं तो बच रहा है 3, 16 में से 10 घटा रहा हूं तो बच रहा है 6। ठीक है, फिर जो ये वाली वैल्यू आती है इनका हम रेशियो ले लेते हैं, हम कहते हैं यार ये वाली वैल्यू 1:2 आ गया। अब इस 2 में से घटा रहा हूं तो मेरे पास वैल्यू बच रही है 1, तो मैं कहता हूं यार 1 में क्या कर दो, x से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर जो मुझे वैल्यू ऐड करनी थी उसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो कहूंगा मैं 1a। अब इधर से इधर मैं क्या कर रहा था, इसे घटा रहा था, तो हम कहेंगे सर इसको इसमें मल्टीप्लाई और इसको इसमें मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 10 माइनस में 4 इंटू 2, ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 2, तो a का मान हो गया मेरे पास यहाँ पे 2। ठीक है, ये डायरेक्ट तरीका आपने पढ़ रखा होगा इसलिए आप कर सकते हैं, वरना इसका पीछे का कंसेप्ट पे नहीं जाएंगे। बेसिक क्या होता है, अगर मेरे पास चार नंबर a b c एंड d प्रोपोर्शन में होते हैं तो हम कहते हैं भाई a इंटू डी बराबर हो जाता है b इंटू सी के, या तो आप ऐसे लिख लो a बाई बी बराबर c बाई डी, या फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए डी इक्वल्स टू बी सी। तो यहाँ पे अगर मेरे पास ये चार नंबर थे, सब में a को ऐड करो, सोल्व करके आप निकाल लो, तब भी आपको a का मान 2 मिल जाएगा। ये थोड़ा सा बस स्टेप्स को सिंप्लीफाई करने के लिए बना लेते हैं। आगे कहता है हमारे पास कि मीन प्रोपोर्शन बता दो a-1, तो दो नंबर के बीच में मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, रूट में उन दोनों का प्रोडक्ट, तो 2-1 और 5 इंटू 2 प्लस 6, तो आपको दिख रहा है ये तो 1 बन गया, ये 16 बनेगा, तो बाहर क्या आएगा रूट से 4। चलें आगे, अगला सवाल कहता है एक शॉप ना 2 ग्रेड्स के राइस को मिक्स करता है, ग्रेड ए की कीमत है 48.75 पर केजी, ग्रेड बी की कीमत है 37.6 पर केजी। ठीक है, उसमें कहता है कि भाई पैकेट एक पैकेट जो है उसके अंदर 1.2 केजी ए है और 1.5 केजी बी है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी। इसमें एवरेज वगैरह कुछ नहीं पूछा, इसमें टोटल कॉस्ट पूछा है। टोटल कॉस्ट क्या होगी भाई, सीधी सी बात है, मेरे पास दो मिक्स करने हैं ना, ग्रेड ए की कीमत कितनी है भाई, 1 किलो की इतनी कीमत है, और एक पैकेट में कितना है 1.2 केजी, तो आप कहेंगे सर 48.75 इंटू में 1.2 कर दो, ये ग्रेड ए की टोटल कीमत आ गई हमारी। ग्रेड बी कितना की कीमत कितनी है 37.6, और इसमें एक पैकेट में कितना है 1.5, इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो इन दोनों का सम होगा वही मेरा एक्चुअल आंसर हो जाएगा, यही टोटल कॉस्ट निकल के आएगी ना। ये ए की कॉस्ट आ गई और ये मेरे पास बी की कॉस्ट आ गई। क्लियर। अब इसका कैलकुलेशन करने, अब आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं। यहां पे आप देखेंगे कि चार ऑप्शन दे रखे हैं पॉइंट में, 2 डेसिमल प्लेसेस तक भी आंसर दे रखे हैं, है ना। और अगर मैं इसे सोल्व करूं, देखो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक तो इसमें जा रहा है, पॉइंट के बाद 2 है फिर 1 है, लेकिन 2 को 5 से करूंगा 0 मिलेगा, तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस मैक्सिमम जा सकता है। ऐसे अगर मैं इसे भी देखूं, पॉइंट के बाद आप देखेंगे एक वैल्यू और एक वैल्यू, तो पॉइंट के बाद मैक्स टू मैक्स 2 तक जाएगा, तो मेरा फाइनल आंसर पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा। ये मुझे समझ में आ रहा है, मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूं मैं, इससे कम में भी जा सकता है ना। तो उस केस में मतलब एग्जैक्ट आंसर दे रखा है, अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं है। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर दे रखा है तो आप क्या कर सकते हो,
या तो आप डिजिटल सम लगा सकते हो या फिर आप चाहो तो यूनिट डिजिट से भी ट्राई कर सकते हो कि मेरा आंसर क्या होगा। ये आपके ऊपर है कि आप डिजिटल सम से करना चाहो या यूनिट डिजिट से। पूरी कैलकुलेशन भी करनी है तो भी कोई मुश्किल काम नहीं है, आप देखोगे कैलकुलेशन बहुत सिंप्लीफाइड है। और पॉइंट के बाद तक भी अगर मैं देखूं, यहाँ पे 9 है, अब 965 है, यहाँ पे 35 है, 0.7 है, तो पॉइंट के बाद की वैल्यू भी अगर मैंने निकाल ली तब भी मेरा काम आसान हो जाएगा। तो किसी भी मेथड से करें आंसर निकलना चाहिए। मैं आपको पहले बेसिक से अगर करें, जैसे 12 से मैंने करना स्टार्ट किया, 12 5 जा 60, 6 कैरी फॉरवर्ड, 12 7 जा मेरे पास 84 और 6 99 कैरी फॉरवर्ड, और मेरे पास यहाँ पे 12 8 जा 90, सॉरी 9 कैरी फॉरवर्ड और 96 और 9 105 5 पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज थी तो यहाँ पे पॉइंट आएगा और ये आएगा। और उसके बाद 12 4 जा 48 करेंगे और ये आ गया 58, कुछ ऐसे ही आएगा। ऐसे 15 से अगर मैं करूंगा, 15 6 जा 90, 9 कैरी फॉरवर्ड, 15 7 जा 105 और 9 4 114 और 15 3 जा 45 और 11 56। हालांकि मैं पूरा कर सकता हूं इसे, लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, 5 + 4 क्या देगा, 9 देगा पॉइंट के बाद। एक ही ऑप्शन में डी में, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल सम से अगर हम ट्राई करते हैं तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि भाई ये तो 7, ये 3 का मल्टीपल है 12, क्या ये भी मेरा 3 का मल्टीपल है? 12 और 12 ये भी 3 का मल्टीपल है, तो 3 × 3 9 का मल्टीपल, डिजिटल सम 0। यहाँ पे देखो ये तो 3 का मल्टीपल दिख रहा है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास डिजिटल सम क्या निकल के आएगा इसका, 10 16 7 6 42 6, इसका डिजिटल सम आएगा 6। तो टोटल आंसर का डिजिटल सम क्या होगा, 0 + 6 6। डिजिटल सम से करोगे, इसका 9 आ रहा है, कट गया, इसका 10 और 8 18, 0 डिजिटल सम ये भी नहीं हो सकता, 4 10 15 6, इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है और इसका डिजिटल सम मेरे पास 5 आ रहा है। 6 आ रहा था, इसका 5 आ रहा था, हमारा 6 आ रहा था। एक सेकेंड, 10 16 6 और 1 7 6, इसमें तो 5 आ रहा है, 104 114.5 बिल्कुल सही जा रहा है हमारा। अच्छा ही तो आ रहा है इसमें डिजिटल सम में, क्या 5 लिख रहा था। ठीक है, तो ये भी हो सकता था, ये भी डिजिटल सम से करते तो फंस जाते, दो ऑप्शन का मेरा सेम बन जाता। चले आगे, एवरेज। क्या सवाल है, कहता है कि भाई 15 लोगों की जो एवरेज एज है वो 32 है, 3 लोग जिनकी एवरेज एज 30 है, अगर हम उन्हें रिप्लेस कर देते हैं 3 नए लोगों से, तो जो न्यू एवरेज है ना वो मेरा बन जाता है 33। तो हमें बताना है जो न्यू ग्रुप है 3 लोगों का, उनकी एवरेज एज क्या रहेगी। ठीक है, किस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं, आप एक तो लॉजिकली सोच सकते हैं, भाई पहले मेरे पास एवरेज कितना था, 15 ही लोग थे पहले भी, और बाद में भी मेरे पास 15 ही लोग हैं। पहले एवरेज 32 था, अब एवरेज कितना हो गया 33, तो टोटल पे कितने का फर्क पड़ गया, एवरेज पे 1 का बढ़ा, तो टोटल पे 15 लोगों पे 1 × 15, 15 का फर्क पड़ गया या नहीं पड़ गया। अब 3 लोगों की वजह से पड़ा है, क्योंकि 3 लोग जिनकी एवरेज 30 थी वो नए 3 लोगों से रिप्लेस कर दिए गए हैं। तो जो नए 3 लोगों की एज होगी भाई वो क्या होगी, आप कहेंगे सर पहले 3 लोगों की एज थी 3 × 30, अब हमें टोटल सम हमारा 15 ज्यादा बन रहा है, तो जो नए 3 लोग होंगे उनकी जो एज होगी उसमें 15 जोड़ दो। और अगर एवरेज का बताना है तो भाई 3 लोगों की बात कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा 5। तो जो नए 3 लोग जुड़े हैं उनकी एवरेज एज कितनी हो गई भाई, 35 हो गई। ठीक है, ये बेसिक तरीका हो गया, मतलब ये भी बेसिक ही है, एडवांस्ड अप्रोच तो इसे भी नहीं कह सकते। वरना डेविएशन से करोगे, आप डेविएशन से भी कर सकते हो, कुछ चीज नहीं है। हमने देखा भाई टोटल में 15 का चेंज आ रहा है, कितने लोगों की वजह से, 3 लोगों की वजह से, तो 15 को 3 से भाग दिया तो 5, मतलब इन 3 लोगों का जो एवरेज में चेंज हुआ होगा वो 5 से एवरेज मेरी बढ़ी होगी। तो पहले 3 लोगों की एवरेज 5 से बढ़ा दो तो 15 हो गई, वो 35 हो गई। बस ये करा है। बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी कुछ नहीं है, 15 लोगों की एवरेज है 32, मेरे पास इसमें हमने क्या करा,
तीन लोग जिनकी एवरेज एज है 30, इसे घटा दिया, इसमें जोड़ दिए 3 लोग जिनकी एवरेज मान लेते हैं हम x है। अब जो नया बना कितना बना, लोग 15 ही है मेरे पास, लेकिन अब क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे लोग 15 ही, लेकिन एवरेज मेरा क्या हो गया, एक बढ़ गया 33 हो गया। इसे सोल्व करेंगे तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सोल्व करोगे तो x आपको मिल जाएगा यहाँ पे 35। अलग सवाल हमारे पास, अगला सवाल कहता है जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है एक क्लास के अंदर वो है मेरे पास 75, जिसमें से 33 1/3% बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। रेस्ट 33 1/3% किसके बराबर होता है, 1/3। तो मैं कहूंगा अगर बॉयज मेरे पास 1 है तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 3 - 1 2 हो जाएंगे। यही होता है कंसेप्ट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो ये मिल गया। कहता है जो एवरेज स्कोर है मैथमेटिक्स में बॉयज का वो 66 2/3% ज्यादा है गर्ल्स से। 66 2/3% किसके बराबर होता है, ये 2/3 के बराबर होता है। तो गर्ल्स से कंपेयर कर रहे हैं, मान लो गर्ल्स का एवरेज है 3 तो बॉयज का क्या होगा, उससे 2 ज्यादा होगा, मोर लिखा है तो बॉयज का एवरेज हो गया 5। तो इसे अगर मैं एवरेज को 5x और 3x मान लूं तो ये वाली वैल्यू होगा। तो हमें बताना है अगर सारे स्टूडेंट्स का एवरेज 66 है तो आप बता दो कि भाई एवरेज स्कोर क्या होगा गर्ल्स का। तो सारे स्टूडेंट्स, जब भी हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं एवरेज में, तो उनका रेशियो अगर ले लें उससे भी बात बन जाती है। तो हमने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो 1 + 2 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 3 रेशियो, सबका एवरेज कितना है 66 तो इनटू में 66, ये टोटल स्कोर हो गया। बॉयज का एवरेज स्कोर कितना हुआ, आप कहेंगे सर 1 × में 5x, ये हो गया 5x। गर्ल्स का एवरेज है 3x, कितनी गर्ल्स हैं 2 तो 2 × में 3x, ये हो गया 6x। इसके बराबर होगा या नहीं होगा, हमें किसका मान बताना है, गर्ल्स का एवरेज मतलब 3x। एक तो ये दिमाग में आएगा 3 का मल्टीपल मेरा आंसर होगा, 4 ऑप्शन में 3 का मल्टीपल 154 ही दिख रहा है, बाकी कोई भी वैल्यू 3 से नहीं कट रही तो आंसर आपको वैसे ही मिल जाता है। बट बहुत सारे केसेस हमने ऐसे पास्ट में देखे हैं जिसमें भाई यहाँ 3x लिखा है लेकिन हम जब सोल्व कर रहे होते हैं कुछ इस तरीके से x का मान आता है कि भाई वो वाली ये x मेरा जो होता है वो ऐसा कुछ वैल्यू निकल के आएगी x की कि भाई चलो k / 3 ऐसा कुछ आ गया, डिनोमिनेटर में 3 मिल गया, फिर कटेंगे तो आंसर 3 का मल्टीपल नहीं भी होता है। तो ये वाले केसेस भी हमने बहुत सारे देखे हैं। तो डायरेक्टली जल्दबाजी में तुक्का मार दोगे गड़बड़ हो जाएगी। आप पूरा सोल्व करो, आप कहेंगे सर ये 11x बना, 11 से काटूंगा तो 6 3 6 = 18, तो x का मान ये आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3x, तो इनटू में 3 और इनटू में 3, और ये वाली वैल्यू मिल गई 54। ठीक है। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट क्वेश्चन में कहता है कि भाई जो प्रॉफिट होता है ना एक आर्टिकल को 960 रुपए में बेचने में, उतना ही लॉस होता है जब हम उस आर्टिकल को बेचें 720 रुपीज का। तो आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस इनके बीच में कहीं होगा। मान लो यहाँ पे हम पी अमाउंट का नुकसान कर रहे हैं तो यहीं पे पी अमाउंट का क्या होगा, मेरा फायदा होगा। कॉस्ट प्राइस में पी घटा दूंगा तो ये बनेगा, कॉस्ट प्राइस में पी जोड़ दूंगा तो ये बनेगा। यही मतलब है क्वेश्चन का। कहता है कि सेलिंग प्राइस बता दो अगर प्रॉफिट 15% है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस मेरे पास जो भी वैल्यू आई 15% का मतलब होता है 3/20, मतलब 20 कॉस्ट प्राइस है तो 3 जोड़ दो सेलिंग प्राइस में तो ये हो गया 23। ऐसे निकालते हैं। सोल्व करके आपको आंसर बताना है। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। अब एक तरीका तो भाई ये हो सकता है, आप ये देखें कि भाई मेरा आंसर जो भी होगा वो 23 का मल्टीपल होगा, चांसेस हैं। 23 से चेक करना चाहो तो जैसे 84 मुझे पता है 23 से नहीं कटता, ये वाली वैल्यू करूंगा 78 72, ये 23 से नहीं कटेगा। 8 22 23 से कट रहा है क्या, 3 × 69 138, ये वाली वैल्यू 23 से कटती हुई दिख रही है ना। और ये करेंगे तो मेरे पास 4 × 92 2 × 42 टाइम्स ये भी कट रहा है। तो 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो 23 के मल्टीपल मिल रहे हैं, मतलब हमारा टाइम वेस्ट हो गया। अब देखोगे कॉस्ट प्राइस माइनस पी प्लस कॉस्ट प्राइस प्लस पी करूंगा तो ये क्या आया, ये क्या 2 कॉस्ट प्राइस बन गया। वो किसके बराबर, ये वाली वैल्यू 720 और ये वाली वैल्यू 960, तो ये 720 + 960। बाकी मैंने आपको ये चीज पढ़ा रखी है, जब अगर सेम वैल्यू का प्रॉफिट या सेम वैल्यू का लॉस हो तो इन दोनों का एवरेज निकाल लो, वही आपका कॉस्ट प्राइस भी होता है। वरना आप कहते हैं सर कॉस्ट प्राइस में ये एक्स कम है ये एक्स ज्यादा है, तो गैप कितने का आया 2x का। इनका गैप आप देखोगे तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आएगी 240, तो x का मान आया मेरे पास 120,
तो आप या तो 120 इस वाली वैल्यू में बढ़ा दो या इस वाली वैल्यू में घटा दो, एक ही बात है, आपको कॉस्ट प्राइस 840 मिल जाएगा। या यहां से भी करूंगा मैं सीपी, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास सोल्व करके 840 इंटू में 23 डिवाइडेड बाई 20 या 42 इंटू में 23 और ये वाली वैल्यू अभी हमने निकाला था ये आएगी। चलें आगे। अगला सवाल कहता है अगर मैं एक टेबल को बेचता हूं 10% के लॉस पर और चेयर को बेचता हूं 5% के गेन पे, तो रवि को गेन होता है 120 रुपीज का। मान लो टेबल की कीमत है मेरे पास इतनी और चेयर की कीमत है इतनी, 10% के लॉस पे बेचा तो -10% ऑफ दिस, 5% के गेन पे बेचा तो ये फायदा होगा। नेट चेंज कितने का आया मेरे पास 120 का, बिल्कुल बिगिनर्स अप्रोच। अगर वो टेबल को बेचता है 15% के गेन पे और चेयर को बेचता है 5% के गेन पे ही, तो उसे क्या होता है, गेन होता है 190 का। तो हमें बताना है भाई कॉस्ट प्राइस चेयर का क्या होगा, चेयर का मान बताना है। अब आपके ऊपर आप कैसे करें, आप चाहें तो यहाँ पे टेबल का निकाल सकते हैं डायरेक्टली, नीचे वाली में से ऊपर वाली को हटा के फिर आप चेयर का निकाल सकते हैं। वरना अगर मेरे को चेयर का कॉस्ट प्राइस बताना है तो मैं टेबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा। टेबल को कैसे कर सकते हैं, आप कहेंगे सर ये 15 है ये 10 है, इन दोनों का एलसीएम 30 आएगा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें किससे कर दो 2 से कर दो और इन दोनों को सम कर दो। तो आप कहेंगे सर 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 5 10, तो ये हो गया 25% ऑफ चेयर, टेबल तो कट ही जाएगा। और ये वाली वैल्यू 380 प्लस 316, ये वाली वैल्यू 047, ये आ गया 740। अभी 25% की बात है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 100% निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाली वैल्यू 2960 आ गई। ये इस सवाल का उत्तर, ठीक है। बाकी एक एडवांस्ड अप्रोच ये सोचने की होती है, अभी बस मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ, ज्यादा वो नहीं है। आप कहते हैं सर यहाँ पे जो टेबल को हम बेच रहे हैं यहाँ पे 10% के लॉस पे और चेयर को 5% के गेन पे, और यहाँ पे हम टेबल को बेच रहे हैं 15% के गेन पे और चेयर को अब भी 5% के गेन पे बेच रहे हैं। तो हमने देखा चेंज क्या हो रहा है, जब मैं टेबल को 10% लॉस की जगह 15% के प्रॉफिट पे ले गया, पहले 10% का लॉस था अब 15% का प्रॉफिट है, तो नेट चेंज कितने का हो गया, आप कहेंगे सर 25% टेबल की वैल्यू में चेंज आया नहीं आया। 25% टेबल के प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारा पास जो गेन है वो 120 से 190 बन गया, मतलब कितने का बढ़ गया, 70 से बढ़ गया। तो मैं डायरेक्टली ये कह सकता था भाई 25% ऑफ टेबल का मान मेरे पास क्या होगा 70 होगा, और यहां से आपको टेबल का मान मिल जाता 280, है ना, 4 से मल्टीप्लाई करके टेबल का इतना मिल जाता, फिर भी आपको चेयर का निकालने के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ती और आंसर निकालना पड़ता, तब भी थोड़ा सा काम तो आपका रहता। चले आगे। कहता है एक आदमी ने लोन लिया कितने का, 1200 रुपए का, 432 सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे पे करे 3 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल हो गया ना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 करके आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल के कर सकते हैं। आप कहेंगे सर 1200 का है, रेट आर मान लिया, टाइम है 3 साल का, ये वाली वैल्यू आ गई 432 के बराबर, 20 गई, आर 432 3 से काट दूंगा तो 1 जा 4 जा 4 जा, 12 से काटूंगा तो रेट आ गया 14, है ना, बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। सॉरी 12। चलें आगे। कहता है एक पर्सन ने अपनी कैपिटल का 1/3 पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट किया, रिमेनिंग को 6% पर एनम की हिसाब से इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए। जो टोटल अमाउंट उसे मिला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो मिला 1 साल के बाद इतना, तो हमें बताना है अप्रोक्सीमेट ओरिजिनल कैपिटल क्या होगी। अरे भाई प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के हमारी वैल्यू है 20,800, हमसे पूछा है प्रिंसिपल और ऑप्शन कैसे दिए हैं, ये कोई ऑप्शन देने वाले हैं क्या, आगा आंसर देखो तो जरा ऑप्शन में। भाई मेरा जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल से तो बड़ा ही होगा, है ना, प्रिंसिपल अमाउंट से बड़ा कैसे हो जाएगा, ये तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इससे बड़ी वैल्यू कैसे आ जाएगी प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल तो इससे छोटा है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ रहा है, तो यही आंसर है, काम खत्म हो गया। बेसिक से करोगे तो कैसे कर सकते हो, आप कहेंगे सर
मेरे पास यहाँ पे 1/3 प्रिंसिपल मान लो, प्रिंसिपल को मैंने मान लिया P, तो 1/3 P, इस पे 3% के हिसाब से एक साल पे ब्याज लगाएं तो कितना ब्याज मिलेगा इसका 3%, है ना। रिमेनिंग कितना हो गया 1 - 1/3 डेट इज 2/3 P, इसे 6% के हिसाब से दिया तो इतना ब्याज मिलेगा। तो ये हो गया मेरा इंटरेस्ट, प्रिंसिपल हो गया मेरा P, इसमें ये जोड़ दूंगा तो ये वाली वैल्यू आ गई 20800। सोल्व करके आपको P का मान बता देना है, काम खत्म हो गया, ठीक है। अप्रोक्सीमेट में बताना है, जो आएगा अप्रोक्सीमेशन में कर सकते हो। कहता है A एक काम को अकेला 12 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 18 दिन में कर सकता है और C 24 दिन में कर सकता है। काम की शुरुआत करी, C 4 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया, तो हमें बताना है कि A और B को रिमेनिंग वर्क को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा। सिंपल सवाल, ऐसे सवाल में क्या करते हैं, टोटल वर्क जो टाइम दे रखा है उनका एलसीएम ले लेंगे। 12, 18, 24 का एलसीएम क्या आता है 72, मल्टीपल टाइम्स देखा हुआ है, वरना बेसिक से निकाल लो। आप कहेंगे सर यहाँ पे कितने टाइम जा रहा है, 12 का 6 है, इसका 4 टाइम है और इसका 3 टाइम है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। कंबाइंड एफिशिएंसी 10, 13। कहता है सी ने 4 दिन के बाद छोड़ दिया, तो 4 दिन तक तो सबने काम किया, तो 13 चौक कितना हो गया 52, 72 में से घटाऊंगा तो बचा 20 काम। अब सी जा चुका है तो बचे कितने, ए और बी ने किया होगा, ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी 6 और 4 10, तो कितना टाइम लगेगा, आप कहेंगे सर 2 दिन लगेंगे बचे हुए काम को कंप्लीट करने में ए और बी को, यही आंसर है। अगला सवाल हमारे पास, ए अकेला एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी अकेला सेम काम को 8 दिन में कर सकता है। ए और बी ने काम के लिए ठेका ले लिया कि भाई मैं 3200 रुपए में करेंगे हम काम, सी की मदद से काम को 3 दिन में निपटा दिया, तो कितना सी को मिलेगा। कैसे करेंगे, जब भी इस तरह का सवाल हो सबसे पहले टाइम दे रखा तो टोटल वर्क वही, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 और 8 का आ गया 24, 6 में 4 से गुना करना पड़ रहा है, 8 में 3 से गुना, ये इनकी क्या आ गई एफिशिएंसी। कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ, 3 दिन में ना, तो 4 और 3 7, कंबाइंड एफिशिएंसी इन दोनों ने कितना काम किया 7 या 21 काम इन दोनों ने किया, टोटल काम था 24। तो सी ने कितना काम किया होगा भाई जिसकी मदद ली इन्होंने, आप कहेंगे सर इसमें से ये वाली वैल्यू घटाएंगे तो बचा 3, तो ये सी का काम है 3। टोटल काम के मिलने हैं 3200, सी ने करा 3 काम, तो सी को कितने मिलेंगे 3 काम के पैसे, आप कहेंगे सर 3 काम किया है, 24 काम के कितने पैसे थे, आप कह सकते हैं सर ये 3200 रुपए मिलने थे। 3 काम के कितने मिलेंगे, आप कहेंगे सर इसमें डिवाइडेड बाय 8 कर दोगे तो 3200, 24 क्या है 24 से अगर आपको 3 पे जाना है तो 1/8 करना पड़ेगा, तो हमने इसमें 1/8 कर दिया और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 400। आपको सी की एफिशिएंसी वगैरह निकालने पे मत पड़ जाना फालतू के लंबे चौड़े सवालों में, सिंपल सवाल है आसानी से हो जाता है। चलें आगे। अगला सवाल कहता है जो टाइम लगता है एक स्विमर को 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, वो सेम है जो उसे टाइम लगेगा 9 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है हमें कि भाई 4 किलोमीटर पर आवर है, तो हमें बताना है कि अप्रोक्सीमेटली कितने घंटे उसे लगेंगे 33 किलोमीटर स्टिल वाटर में ट्रेवल करने में। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं हमें, तो क्या वैल्यू आएगी इस क्वेश्चन की, आप कहेंगे सर हमें क्या जाना है 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, मान लो उस पर्सन की स्टिल वाटर में स्पीड है x, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 4, तो ये हो गया कितना टाइम लगेगा। 9 किलोमीटर अगर अपस्ट्रीम जाना है तो टाइम कितना लगेगा, आप कहेंगे सर जो उसकी स्ट्रीम की स्पीड है वो घटा देंगे उसकी स्टिल वाटर की स्पीड से, ये दोनों बराबर दे रखे हैं। क्या सोल्व करके मेरे को x का मान मिल जाएगा, हमें बताना 33 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 33/x का मान बताना है। क्लियर है, क्वेश्चन सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 15x है यहाँ पे 9x होगा, बचा 6x, 15 4 जा ये हो गया मेरे पास 60 और 36 ये हो गया 90, 6 के यही वैल्यू आएगी और x का मान मेरे पास कितना हो गया भाई 16। यहाँ पे आप अलग रेशियो मेथड, आप कहते हैं सर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाएगा, वो भी यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। जो स्पीड का रेशियो है, स्पीड का रेशियो क्या था x + 4 फिर x - 4, ये इनका डिस्टेंस का रेशियो 15:9 हो जाता,
बात वही है, मैंने बिल्कुल बेसिक से कर दिया, थोड़ा एडवांस में जाते तो हम ऐसे फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के करते, वो सारी चीजें आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान अगर 16 आया तो ये वाली वैल्यू 33 डिवाइडेड बाई 16 अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स ही जा रहा है, ये सवाल का उत्तर है। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास कहता है दो रनर हैं भाई, क्या है, दो रनर्स, एक है ए और एक है बी, इनकी स्पीड का रेशियो हमें दे रखा है भाई 2:3। ए को ए 200 मीटर कवर करता है किसमें, 40 सेकंड में, तो हमें बताना है बी को सेम डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो आप सिंपल सी चीज बताओ, ए ने इतना डिस्टेंस कवर किया और हम कह रहे हैं कि भाई बी को भी यही डिस्टेंस कवर करा दो, तो मेरे पास यहां पे डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो गया तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाता है, पढ़ा हुआ है। तो मेरे पास स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देते हैं, हम लिख देते हैं 3:2। अब ए को कितना टाइम लग रहा है 200 मीटर जाने में, आप कहेंगे सर 40 सेकंड, तो 3:40 सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। हमें बताना है दो रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, तो एक रेशियो किसके बराबर आएगा, आप कहेंगे सर 40/3 के बराबर आएगा, तो 2:40/3, 80/3, 26.66, क्या आंसर आएगा मेरे पास, चार ऑप्शन दे रखे हैं, 27। चलें आगे, अब बस हो गए खत्म। तो भाई यही थे अच्छे सवाल, बाकी तो इससे इजी थे मेरे हिसाब से जो टीम ने भेजे मुझे, और उम्मीद है आप सभी लोगों ने अगर मुझसे पढ़ा हुआ है तो ये सारे सवाल कर ही लिए होंगे, किसी और से भी पढ़ा है तो शायद कर लिए हों, ठीक है, कोई इतना बड़ा मेजर कुछ नहीं था इनमें। एक क्विक रिवीजन हो गई आपका, एक प्रैक्टिस सेट की तरह मान लो कि एक हो गया कि हम पढ़ रहे थे, एक बीच में प्रैक्टिस सेट लगा दिया, एक मॉक दे लिया हमने जिसमें कुछ लेटेस्ट पैटर्न पे भी जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं वो हमने देख लिए, ठीक है। बाकी जैसे कि इसमें प्रिज्म पिरामिड के सवाल काफी थे, वो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो कंप्लीट डाली हुई है ना, अभी 2 महीने पहले डाली थी, सीजीएल से पहले डाली थी शायद, प्री से पहले, वो आपने देखी होगी, तो सारे सवाल उसमें से कनेक्ट कर लोगे आप। और भी जो टॉपिक्स हैं यूट्यूब की फ्री वीडियोज में भी मैक्सिमम कंटेंट आपको मिल जाएगा इन सब चीजों को लेके, तो और बाकी डिटेल में पढ़ना है तो फिर तो वो क्लासेस होती हैं, जैसे मैथ्स का द्रोणाचार्य बैच है हमारा, ऑफिसर बैच है, इसके अंदर नई क्लासेस मैथ्स की सारी लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड आई रही हैं, तो ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसमें पुराने कोर्स की क्लासेस भी हैं और जो नया कोर्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ अभी, जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे अभी वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, वो नए कोर्स में से थी, तो वो भी है। तो सारी क्लास की पीडीएफ वगैरह सारी चीजें आपको इसके अंदर प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे कम से कम टाइम में आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। बहुत बेसिक से पढ़ते हैं और हाई लेवल तक पढ़ते हैं, ठीक है, क्लास स्टार्ट होगी बिल्कुल जीरो से और खत्म होगी हीरो लेवल पे जाके, ये तरीका रहता है पढ़ने का। जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम जनरली कुछ शॉर्ट मेथड्स या वो ज्यादा फॉलो करते हैं, बट क्लास में शॉर्ट मेथड्स भी सारे होंगे, उनके पीछे का रीजन भी होगा, क्यों हम उसे यूज कर पा रहे हैं, कहाँ वो नहीं लगा पाएंगे, वो भी बहुत जरूरी है जानना, तो वो सारी चीजें आपको क्लासेस के अंदर कवर कराई जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है, अगर आपको लगता है कि यार मेरा मैथ्स थोड़ा सा कमजोर है, उसमें नंबर कट जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, तो आप एक बार कोर्स अच्छे से तैयारी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी ऑफिसर बैच में जीके, इंग्लिश, रीजनिंग सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस प्लस जो आरबी की कॉम्बो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको मिल जाती है, तो एक सिंगल प्लान में आप सारी चीजें कर पाते हैं। और टारगेट ग्रुप्स भी होते हैं, मैं भी डाउट ग्रुप्स में अवेलेबल रहता हूँ आपके सिंपल क्वेरीज का रिप्लाई करने के लिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन कहीं भी लैग ना करे, कहीं भी आपको ये ना लगे कि गाइडेंस की कमी है, और बेस्ट मेथड के साथ अपनी बेस्ट प्रिपरेशन कर सकें और सिलेक्शन तक पहुंच सकें। वरना इंडिविजुअली तो हर टीचर के कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे जीके का 3.0 बैच भी अवेलेबल है, ऑफिसर बैच में ये सारे के सारे बैचेस आपको एक ही सिंगल प्लान में मिल जाते हैं, तो आपको अलग अलग परचेज करने की नीड नहीं होती है, ठीक है। हर क्लास की ई बुक वगैरह सारी चीजें होती हैं जिससे आप मिनिमम टाइम में अपनी प्रिपरेशन को मैक्सिमाइज कर सकें। चलिए आप लोगों से अभी अलविदा लूंगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें, देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो दी बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपनी प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूं, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप,
जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा। आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पे अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाए। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है। जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दिया है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर आल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।